हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन ईरा फैन फिक्शन में। एंड मैं आप सभी के लिए इंटरनल टोर्मेंट इन द डार्क का अगला पार्ट लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सभी को पिछले वाला पार्ट पसंद आया होगा, क्योंकि अब हमारी फेवरेट हॉरर सीन्स जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। देन उससे पहले मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी, और वो ये है कि जो भी लोग मेरे सेकंड चैनल को नहीं जानते हैं वो ज़रूर से मेरे सेकंड चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का नाम है स्टोरीज ऑफ सोल्स, और वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। एंड उसमें एक स्टोरी ख़त्म हो चुकी है जिसका नाम है द ब्लैक शैडो। एंड उसमें अब मैं अपना फर्स्ट नावल माय रिवेंज लाने वाली हूँ, जो कि ओरिजिनल होगा। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पर भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर वीडियोस चैप्टर्स में आते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वहाँ का भी जो स्टोरी है पसंद आएगा। वहाँ पर भी हॉरर ही स्टोरी चलेगी। तो ज़रूर से आप लोग वहाँ जाकर एक बार विजिट कीजिएगा, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से वहाँ पर भी बाहर ला दीजिएगा ताकि मुझे पसंद आ सके। और गाइस, अगर यहाँ आपको स्टोरीज पसंद आ रही है तो ज़रूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप सभी के कमेंट्स का जवाब करने में भी मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो चलिए बिना किसी देर के हम अगले पार्ट्स को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले पिछले पार्ट का थोड़ा सा जान लेते हैं। पिछले पार्ट में वांगची को उसके किए की सज़ा मिल रही थी। विंग, जो एक भटकती हुई आत्मा बन चुकी थी, जिसके आंखों में बदले की आग थी, वो वांगची को तड़पा रहा था। और अब वही विंग वांगची के साथ क्या करेगा वो हमें इस पार्ट में पता चलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वांगजी उठा। वो घर से भाग रहा था। उसने जल्दी से अपने कार का डोर खोला और उसमें बैठ गया, और वो बहुत ही ज़्यादा फास्टली अपने कार को दौड़ाने लगा था। शहर की सड़कों पर वो घूम रहा था पागलों की तरह। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिरकार उसे कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे कोई इंसान नहीं बल्कि वेंग की रूह पड़ी हुई थी। वांगजी पागलों की तरह सड़क में भटक रहा था, लेकिन उसे हर लाइट्स में, हर शीशे में विंग का वो भयानक चेहरा ही नजर आता। अब हम दूसरी तरफ विंग के दोस्तों का सीन देखते हैं। जियांग चैंग अब अकेला ही लड़ रहा था। वहीं नीहू सेंग और वैन निंग ने कब की हार मान ली थी। उन्हें बिल्कुल भी अब यकीन नहीं था कि विंग इस दुनिया में है, बल्कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि विंग अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसा नहीं था कि वो विंग को पूरी तरीके से भूल चुके थे। नहीं, उनके दिल में विंग की यादें आज भी जिंदा थी, लेकिन वो अब ढूंढना बंद कर चुके थे, क्योंकि वो दोनों अब थक चुके थे, और इस लड़ाई में सिर्फ जियांग चैंग ही अकेले खड़ा हुआ था। वहीं जियांग चैंग जब से उस नदी के पास से आया था, उसे बहुत अजीब सा महसूस होता था। ऐसा लगता था कि रात रात को वो नदी उसे बुला रही है अपने पास। उसे अक्सर सपने में उस नदी की झलक दिखाई देती थी, और ऐसा लगता था कि उस नदी के अंदर विंग है, और विंग अपनी बाहें खोलकर जियांग चैंग को अपने पास बुला रहा होता है। जियांग चैंग कई बार उस नदी के पास भी गया था, लेकिन उसे कोई भी सुराग नहीं मिला था, और आज एक बार फिर जियांग चैंग उस नदी के किनारे खड़ा हुआ था। वो ना चाहते हुए भी उस नदी के पास आया, क्योंकि जियांग चैंग को ऐसा लगा कि वो नदी उसे खींच रही हो। जियांग चैंग जानता था कि शायद उसे यहाँ कोई भी सबूत नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरीके से बार-बार उस नदी के पास आना, उसका उस नदी का सपने देखना, यहाँ तक कि विंग का एहसास होना भी कोई मामूली बात नहीं थी। जियांग चैंग को एक अलग ही बॉन्ड उस नदी की तरफ खींच रही थी, जिसे जियांग चैंग नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। इसलिए वो वाक़ई में ना जा ना चाहते हुए भी उस नदी के पास वापस आ गया था। जियांग चैंग अपनी रुआसी आँखों से उस बड़े से नदी को देख रहा था, जिसकी एंडिंग उसे नज़र नहीं आ रही थी। जहाँ भी जियांग चैंग की नज़र जा रही थी, उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ गहरा पानी ही नज़र आ रहा था। जियांग चैंग सोच रहा था, क्या वो इस नदी के अंदर विंग को ढूँढे? पर आखिरकार वो अकेला इंसान इतने बड़े नदी के अंदर विंग को कैसे ढूँढ सकता है? ये इम्पॉसिबल था। पर जियांग चैंग विंग के लिए ये भी करने को तैयार था।
जियांग चैंग वहां पर खड़ा हुआ था, अपनी नम आंखों से वो उस नदी के पानी को देख रहा था। फिर जियांग चैंग ने बोला, विंग भाई, अगर तुम यहाँ हो तो मुझे कोई 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 तो इशारा दो जिससे मुझे कुछ समझ में आए। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम मुझे सुन सकते हो ना? पता नहीं क्यों यहाँ पर आकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम यही हो मेरे भाई। पर पर जब मैं अच्छे से सोचता हूँ कि तुम यहाँ कैसे हो, क्यों हो, तो मेरा दिल रो उठता है। मैं ये नहीं मानना चाहता कि तुम जिंदा नहीं हो। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल मुझे यहाँ खींच लाता है। मेरे भाई, अगर तुम यहाँ हो तो मुझे मुझे कुछ बताओ, मुझे कुछ इशारा दो। मुझे बताओ, मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। मेरे भाई विंक, बताओ मुझे, कोई तो इशारा दो भाई, कोई तो इशारा दो। जियांग चैंग ने कोई उम्मीद तो नहीं की थी, लेकिन जियांग चैंग के इतना कहने के बाद पानी में अचानक से उसे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ था। जियांग चैंग ने अच्छे से उस नदी को देखा था, वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन जब अब जियांग चैंग देख रहा है तो उसे ऐसा नजर आया कि उस नदी के अंदर से कोई चीज निकल के आई। जियांग चैंग हैरानी से उसे देख रहा था। जब उसने उस चीज को गौर से देखा तो उसने देखा कि उसमें से एक प्लास्टिक का टुकड़ा निकल के आया है। जियांग चैंग ने पानी के अंदर घुसकर उसे निकाला और उसे वो अच्छे से देखने लगा था। जब जियांग चैंग ने उसे अच्छे से देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि उस पर एक छोटा सा टैग था, वो भी विंग के बैग का। उसे देखकर जियांग चैंग की आंखें भर आई। ये तुम हो? ये ये तुम हो विंग? जियांग चैंग उस वक्त खुद को संभाल नहीं पाया। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसका दिल फट रहा था, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि अब विंग, उसका भाई, उसका सब कुछ अब इस दुनिया में नहीं है। उस वक्त अगर जियांग चैंग की हालत कोई देख लेता तो वो भी रो पड़ता। जियांग चैंग बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से। और वहीं कुछ ही दूरी पर खड़ा विंग का रूह जियांग चैंग को देखकर वो भी रो रहा था, लेकिन विंग की आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून के आंसू गिर रहे थे। जियांग चैंग और विंग रो रहे थे, लेकिन वो एक दूसरे को गले नहीं लगा सकते थे। विंग जियांग चैंग की तरफ आगे बढ़ा और जियांग चैंग को महसूस हुआ कि विंग शायद आस पास है। जियांग चैंग फिर भी रोने लगा। वो समझ पा रहा था कि विंग उसके पास है, विंग की रूह उसके पास है। जियांग चैंग ने रोते हुए कहा, मेरे भाई, मेरे भाई, मुझे माफ कर देना। मैं तुझे बचा ना सका। मुझे नहीं पता तेरे साथ ये सब किसने किया, लेकिन मैं उस हरामजादे को छोड़ूंगा नहीं। मेरे भाई, मैं जानता हूँ मेरा दिल महसूस कर पा रहा है कि तू यही कहीं है। मुझे माफ कर देना, मैं तुझे बचा ना सका। मैं बचा ना सका तुझे विंग, मेरे भाई। मेरे रहते तूने ना जाने क्या क्या सहा होगा। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना विंग, माफ कर देना। जियांग चैंग इस तरीके से रो रहा था और वहीं विंग अपने घुटनों पर जियांग चैंग के सामने बैठ गया था। लेकिन जियांग चैंग विंग को नहीं देख पा रहा था। विंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर जियांग चैंग के आंसुओं को पोंछने की कोशिश की, लेकिन वो जियांग चैंग को छू नहीं पा रहा था। विंग ने कहा, मत रो मेरे भाई, मत रो। मैं मैं समझ पा रहा हूँ, इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। गलती उस दरिंदे की थी और मैं उससे बदला ले रहा हूँ। हम सबका बदला उसका वही हश्र होगा जो उसने मेरा किया है। मत रो मेरे भाई, मत रो। ऐसा कहकर विंग जियांग चैंग को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जियांग चैंग विंग से कैसे संभलेगा, क्योंकि जियांग चैंग को तो पता ही नहीं था कि विंग वहीं पर ही है। हालांकि जियांग चैंग की रूह भी विंग के रूह को महसूस कर पा रही थी, इसलिए जियांग चैंग और भी ज्यादा रो रहा था, क्योंकि इस वक्त उसके दिल में
बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि उसे रियलाइज़ हो चुका था कि उसका प्यारा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। जियांग चैंग उस वक़्त बहुत रोया, बहुत ज़्यादा रोया। शायद उसने इतना अपनी ज़िंदगी में पहली बार रोया था, क्योंकि उसे अब विंग की मौत का एक ठोस सबूत मिल चुका था। वो कुछ घंटे वहीं पर बिताता है, क्योंकि वो अपनी होश-हवास खो चुका था। उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ खो दी थी। उस समय के बाद जियांग चैन खुद को संभालता है और वो वहाँ से उठता है कि उस उठते वक़्त उसके पैर काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ा रहे थे, उसके हाथ काँप रहे थे, उसके हाथ में वो एक सबूत था। वो लड़खड़ाते हुए किसी तरीके से पुलिस के पास गया और पुलिस को यहाँ लेकर आया। इंस्पेक्टर ने नदी को अच्छे से देखा और कहा, मिस्टर चैंग, आपने अच्छा किया, ये एक क्लू है। हम इस नदी में अच्छे से छानबीन करेंगे और डाइवर्स को नीचे भेजेंगे ताकि हमें कुछ मिल सके। जियांग चैंग कुछ नहीं बोल रहा था, उसकी आंखें नीचे थी। इंस्पेक्टर भी जियांग चैंग की हालत को समझ पा रहा था। इंस्पेक्टर ने उसके कंधे पर थपथपाया और जियांग चैंग फिर से रो पड़ा। उस वक्त इंस्पेक्टर ने जियांग चैंग को अपने कंधे का सहारा दिया और जियांग चैंग इंस्पेक्टर को गले लगाकर फुट फुट कर रोने लगा था। उस वक्त इंस्पेक्टर का दिल भी काफ़ी ज़्यादा पसीज गया था। इंस्पेक्टर ने भी ये तय कर लिया था कि वो ज़रूर ही इस केस के अंत तक जाएगा और विंग के कातिल को पकड़कर उसे सज़ा ज़रूर दिलाएगा। अब हम देखते हैं वांग जी की तरफ। वांग जी इधर-उधर भटकने के बाद उसने अपने वेयर हाउस जाने के बारे में सोचा और वो अपने वेयर हाउस पहुँच गया था। वो पहले डर तो रहा था, फिर उसने हिम्मत की और उस वेयर हाउस का दरवाज़ा खोला। वो अंदर गया, लेकिन उसने महसूस किया कि कमरा बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। वो धीरे-धीरे कदमों से अंदर गया। उसकी आँखें सीधा उस बिस्तर पर पड़ी, जहाँ वो विंग के साथ अपने नीड्स को पूरा किया करता था और फिर उसकी की जो नज़र है, वो धीरे-धीरे ऊपर गई और उसकी नज़र अपने उस कुल्हाड़ी पर पड़ी। कुल्हाड़ी वहीं पर ही थी, जो उस वेयर हाउस में उसने रखी थी। वेयर हाउस की कोई भी चीज़ इधर-उधर नहीं थी, सब चीज़ वहीं के वहीं रखी हुई थी, जैसा उस वो छोड़ के गया था। वांग जी अपनी उस कुल्हाड़ी को देख ही रहा था कि अचानक से वो कुल्हाड़ी हिली, जिसे देखकर वांग जी डर गया और वो पीछे हट गया और फिर उस कमरे में हंसी गूंजने लगी, बहुत भयानक हंसी। और फिर एक आवाज आई, अब मेरी बारी है, लैन वांग जी। वांगजी ने देखा कि विंग का साया उसके सामने खड़ा हुआ था। वो भी बहुत ज़्यादा अपने भयानक रूप में ये देखकर वांगजी थर-थर काँपने लगा और वो तुरंत ही अपने घुटनों पर गिर गया। वांगजी ने बोला, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। मैंने गलती की, मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। लेकिन इस बात का विंग पर कोई भी असर नहीं हुआ। विंग का साया धीरे-धीरे वांगजी के करीब आ रहा था और फिर विंग ने बोला, माफ़ी, माफ़ी चाहिए तुझे, कमीने। लेकिन अब तेरी माफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। बहुत ज़्यादा देर। इतना कहकर वेंग वांगजी के गोल-गोल हवा में घूमने लगा था, जिसे देखकर वांगजी बहुत ज़्यादा डर रहा था और फिर अचानक से उस कमरे में अंधेरा छा गया। उस अंधेरे को देखकर वांगजी इतना ज़्यादा डर गया कि उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वांगजी खुद को सँभाल नहीं पा रहा था। लाइट अचानक से आती तो वो देखता कि वेंग उससे बहुत ज़्यादा दूर मुस्कुरा रहा है और कभी लाइट फिर से चली जाती तो एकदम से विंग की भयानक आवाज़ उस वेयर हाउस में गूंज जाती। फिर लाइट आती तो वांगजी देखता कि विंग कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने को दौड़ रहा है और फिर वांगजी डर से अपनी आँखों को बंद कर लेता और फिर जब वो आँखें खोलता तो देखता कि विंग वहाँ कहीं पर भी नहीं है। इसी तरीके से विंग वांगजी के दिमाग के साथ खेल रहा था और फिर अचानक से फिर से
लाइट बंद हो गई और पूरी तरीके से उस वेयर हाउस में विंग की आवाज़ें गूंज पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ एक विंग नहीं बल्कि हज़ारों विंग है। ऐसा लग रहा था वांगची को कि इन भयानक आवाज़ों को सुनकर वांगची के कान से खून ही निकल जाएगा। वांगची ने अपने कानों को अच्छे से बंद कर लिया था। फिर तभी अचानक से लाइट आई और एकदम सन्नाटा छा गया। वांगची इधर-उधर देखने लगा। उसे लगा कि विंग यहीं पर ही है, पर जब उसने देखा कि विंग यहाँ पर नहीं है, तो उसने एक गहरी साँस ली और जब उसने अपना सिर ऊपर किया, तो विंग उसी के सामने अचानक से आ गया और ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा। ये देखकर वांगजी को अचानक से शॉक लगा और वो वहीं बेहोश हो गया। ये देखकर विंग मुस्कुराया और विंग ने वांगजी के सिर के ऊपर अपना पैर रख दिया और बोला, "इसी पैर से मैं तुझे कुचल दूँगा एक दिन।" इतना कहकर वेंग मुस्कुराया और वहां से गायब हो गया और वो कुल्हाड़ी भी अपने आप उसी जगह पहुंच गई जहां वो पहले टंगी रहती थी। वांगजी सदमे से पूरी रात वहां बेहोश रहा और सवेरे उसे होश आया। जब उसे होश आया तो वो डर डर कर उस वेयर हाउस को देख रहा था, लेकिन अब वहां कोई भी नहीं था। वांगजी उठा और तुरंत ही उस वेयर हाउस से निकलकर अपने घर भाग गया। वो अपने घर में कैद हो गया था। वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, यहाँ तक कि वो अपना वॉशरूम भी यूज़ करने से डर रहा था। उसे लग रहा था कि वहाँ पर भी भीग होगा और अगर वो वहाँ गया तो शायद भीग उसका गला दबाकर ही उसे मार डालेगा। अब वांगजी की ज़िंदगी इसी तरीके से डर में उलझी हुई थी और वहीं विंग वो वांगजी को तड़पाने में कोई भी कसर बाकी नहीं रख रहा था। अब हम देखते हैं फरवरी 2026, विंग की मौत के 2 महीने बाद का सीन। लैन वांगची अब ऑफिस भी नहीं जाता था। कंपनी ने उसे मेंटल हेल्थ लीव पर भेज दिया था। घर में वो अकेला रहता था। उसके कमरे की लाइट्स हमेशा जलती रहती थी, या ये बोले कि उसके घर के हर कोने की लाइट्स जलती रहती थी। उसने अपने घर में एक्स्ट्रा लाइट्स भी लगवा ली थी ताकि किसी भी कोने में अंधेरा ना हो। उसने अपने घर के सारे आईने ढक दिए थे, खिड़कियां बंद कर दी थी, लेकिन वो सब बेकार था। उसकी ये सारी कोशिश बेकार थी। विंग अब हर जगह मौजूद था। एक भी पल ऐसा नहीं था जब वांगजी को विंग के होने का एहसास ना हुआ हो। सुबह उठते ही किचन में कब खुद गिर जाते, पानी का गिलास अपने आप हिलता, दोपहर में फ़ोन खुद ब खुद मैसेज भेजने लगते थे, तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें मारूँगा। ये सारे मैसेज अपने आप वांगजी के फ़ोन में आते थे। रात में बिस्तर के नीचे उसे हमेशा फुसफुसाहट सुनाई देती थी, तुम्हारा दर्द मेरे जैसा होगा, मैं जितना तड़पा उतना तुम्हें भी तड़पना होगा। लैन वांगची अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो दवा लेता था और उसने अपनी दवा की डोज़ को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था, लेकिन वो दवा भी काम नहीं करती थी, बल्कि और बुरा हाल कर देती थी वांगची का। एक रात वो बिस्तर पर था, उसकी आँखें बंद थी, तभी अचानक से बिस्तर हिलने लगा और ये देखकर वांगची घबराकर उठ बैठा। कमरे में विंग खड़ा उसे नज़र आया। विंग इस वक्त किसी भी धुएं की तरह नहीं दिख रहा था, बल्कि वो पूरी तरीके से अपने शरीर में था। ऐसा लग रहा था उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे, गला कटा हुआ था और उसके गले से खून बह रहा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसका शरीर चांदी जैसा चमक रहा था, यानी कि चांदी के कलर का था। लेकिन अब वो जो उसका शरीर था धीरे-धीरे अपने आप काला होने लगा था। फिर उसके बाद वी ने वांगजी की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। कहाँ तक मुझसे बच पाओगे? लैन वांगजी, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा बहुत जल्दी मिलेगी। ये सुनकर वांगची बुरी तरीके से डर गया। उसके माथे से पसीना गिरने लगा। वांगजी ने बोला, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, मैंने गलती की, मैं मानता हूँ। हर इंसान को उसके किए के लिए एक माफी मिलती है, मुझे भी माफ कर दो, माफ कर दो।
वांगची की बात को सुनकर विंग मुस्कुराया और बोला, माफी चाहिए, माफी। तुझे ऐसा नहीं लगता कि माफी के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है? इतना कहकर वेंग धीरे धीरे वांगजी के करीब आया। वांगजी महसूस कर पा रहा था वेंग जैसे जैसे उसके करीब आ रहा था हवा और भी ज्यादा ठंडी हो रही थी। तभी विंग ने लैन वांगजी के गले पर अपना हाथ रखा और वांगजी को बहुत ही ज्यादा भयंकर दर्द हुआ, एक असली दर्द। वांगजी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला काट रहा हो। लैन वांगजी चीखा, बस करो, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, बस करो। वांगची की यह हालत देखकर विंग हंसा और उसने बोला, अभी तो शुरुआत है और बच्चा अभी से डर गया। अभी तो तुम्हें सजा मिलनी बाकी है। इतना कहकर विंग ने एक जोर का थप्पड़ वांगजी के गालों पर मारा और वांगजी के मुंह से खून निकलने लगा। जब वांगजी ने फिर से मुड़कर विंग की तरफ देखा तो विंग वहां से गायब हो चुका था। वांगजी फर्श पर गिर गया और रोने लगा। पहली बार बहुत ज्यादा बुरी तरीके से रो रहा था। लैन वांगजी जो कभी नहीं रोया, कभी भी दुखी नहीं हुआ, आज उसे पछतावा हो रहा था अपनी उन हरकतों पर। वो याद कर रहा था कि विंग किस तरीके से रो रो कर गिड़गिड़ा कर उससे माफी मांगता था। उससे जब वांगजी मारता था तो कई बार विंग ने वांगजी के पैरों को भी पकड़कर बिना किसी गलती के वांगजी से माफी मांगा था। पर वांगजी वो दरिंदा, उसने उसे माफ नहीं किया था और उसके साथ और भी ज्यादा बुरा व्यवहार किया था। वांगजी को ये सब याद आ रहा था, लेकिन अब क्या फायदा, आखिरकार उसे तो अपने किए की सजा मिलनी ही है। वांगजी की हालत बद से बदतर हो रही थी दिन ब दिन और अगले दिन वांगजी का परिवार उससे मिलने के लिए आया। लैन सिचैन घर आए, वो दरवाजा खटखटा रहे थे। लैन वांगजी ने बड़ी मुश्किल से कांपते हाथों से दरवाजा खोला और सिचैन ने जब लैन वांगजी का चेहरा देखा तो वो हैरान हो गए थे। वांगची का चेहरा पूरा का पूरा पीला पड़ा हुआ था, उसकी आंखें लाल थी। भाई, ये ये क्या हो गया तुझे? लैंस चैन ने फिक्र से वांगची को गले से लगा लिया। जैसे ही सिचैन ने वांगची को गले से लगाया, वांगची खुद को रोक नहीं पाया। वांगची ने रोते हुए कहा, भाई, भाई वो आता है, हजरत आता है भाई, वो मुझे मारना चाहता है, मुझे बचा लो भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो भाई, मुझे बचा लो। सिचैन ने उस वक्त वांगची को बहुत मुश्किल से संभाला और उसे रूम के अंदर ले गया। नए सिचैन ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने अच्छे से वांगजी को चेक किया और डॉक्टर ने कहा, ये गिल्ट के कारण हो रहा है। क्या तुमने किसी को नुकसान पहुंचाया है? जिस पर वांगजी ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, हाँ मैंने, हाँ। लेकिन इतना कहकर वो रुक गया, वो सच नहीं बता सका। और डॉक्टर और सिचन इंतजार कर रहे थे कि वांगजी कुछ बोले, लेकिन वांगजी वो कुछ नहीं बोला। और डॉक्टर ने वांगजी को नई दवाई दी और बोला, इसे इन्हें को हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। ये सलाह देकर डॉक्टर वहां से चले गए और लैन वांगजी ने एडमिट होने से मना कर दिया और बोला, दवाई का कोई फायदा नहीं है, वो दवा से नहीं जाएगा। ऐसा कहकर वांगजी ने अपना सिर पकड़ लिया और बहुत हैरानी से सिचन वांगजी को देखने लगा था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वांगजी किसकी बात कर रहा है। अब हम यहाँ से जियांग चैंग की तरफ देखते हैं। जियांग चैंग ने नदी में मिले उस बैग के टुकड़े के कारण पुलिस पर और भी ज्यादा दबाव डाला और पुलिस ने डाइवर्स को नीचे भेजा, यानी कि पानी में भेजा। कई दिन बाद और कई सारी मेहनत करने के बाद उन्हें आखिरकार उस पानी में एक बॉडी मिली, लेकिन वो विंग की नहीं थी, कोई और अनजान लड़की की थी। तभी चियांग चैंग ने कहा, ये नहीं हो सकता, ये तो विंग नहीं है, ये तो कोई गर्ल है।
जिस पर पुलिस ने कहा शायद ये लड़की भी गायब हुई थी, हमें इसके बारे में चेक करना होगा। लेकिन विंग विंग का कोई ट्रेस नहीं है। लेकिन हम विंग के बारे में और ढूंढेंगे, आप टेंशन मत लीजिए मिस्टर चैंग। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर वहां से चले गए थे। अब वहीं जियांग चैंग वो अकेला उस नदी के किनारे खड़ा था। वो जोर से चिल्लाया, विंग, अगर तुम सुन रहे हो, मैं हार नहीं मानूंगा मेरे भाई। मैं तुम्हें ढूंढूंगा, हर जगह ढूंढूंगा, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, लेकिन तुम्हें ढूंढना बंद नहीं करूंगा। जियांग चैंग अपनी नम आंखों से उस नदी को देख रहा था। उसने नहीं सोचा था कि उसमें उसे कोई और ही चीज देखने को मिल जाएगी। जियांग चैंग ये सब सोच ही रहा था कि उसे नेह सेंग का कॉल आया। नेह सेंग ने उसे कॉल किया था। जब जियांग चैंग ने कॉल उठाया तब नेह सेंग ने बोला, भाई अब आप क्या कर रहे हो? तभी जियांग चैंग ने कहा, मैं लैन वांग जी के पास जाऊंगा और उसे सीधे पूछूंगा कि उसका क्या हाथ है सबके पीछे। तभी नीह सेंग ने बोला, आपका वहां जाना ठीक नहीं है। जिस पर चांग चैंग ने कहा, मुझे नहीं पता क्या ठीक है और क्या नहीं, लेकिन मैं हर वो कोशिश करूंगा जो चीज मुझे विंग तक ले जाएगी। इतना कहकर जियांग चैंग ने कॉल रख दिया और वहीं नेह सेंग वो परेशान हो गया था जियांग चैंग के लिए, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं जियांग चैंग का भी हाल विंग की तरह ना हो जाए। अब जैसे कि जियांग चैंग ने बोला था कि वो वांगजी के घर जाएगा, उसने किसी तरीके से वांगजी का एड्रेस निकाला और कार लेकर वो सीधा उसके अपार्टमेंट पहुंच गया। उसने बड़े ही गुस्से से निकलकर दरवाजा खटखटाया। वांगजी को लगा कि शायद उसका भाई आया होगा, इसलिए वांगजी ने दरवाजा खोला और उसने जियांग चैंग का चेहरा देखा। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ। जियांग चैंग का चेहरा देखकर वांगजी को झटका लगना चाहिए था, लेकिन वांगजी का चेहरा देखकर जियांग चैंग को झटका लगा। जियांग चैंग को ऐसा लगा कि लान वांगजी अंदर से टूट चुका है। जियांग चैंग पहले हकलाया, फिर उसने पूछा, तुम लान वांगजी, तुमने मेरे भाई के साथ आखिरकार क्या किया है? कहाँ है वो? जियांग चैंग की बात सुनकर वांगजी ने उसे कुछ भी नहीं कहा। वो बस अपनी लाल आंखों से उसे देखता रहा। तभी जियांग चैंग ने गुस्से से बोला, बोलो, कहाँ है वो? जिस पर लैन वांगजी ने फुसफुसा कर कहा, वो वो चला गया। ये सुनकर जियांग चैंग ने वांगजी का कॉलर पकड़ा और बोला, तू झूठ मत बोल, वो जिंदा है ना? है ना मेरा भाई जिंदा, पता? जिस पर लैन वांगजी ने सिर ना में हिलाया और बोला, नहीं, वो जिंदा नहीं है। ये सुनकर जियांग चैंग ने अपना आपा खो दिया और उसने वांगची के चेहरे पर मुक्के मारना चालू कर दिया। लैन वांगची गिर पड़ा और जियांग चैंग ने बोला, तूने उसे मार डाला? जिस पर लैन वांगजी ने रोते हुए कहा, हाँ, हाँ, मैंने उसे मार डाला, हाँ। ये सुनकर जियांग चैंग चौंक गया और जियांग चैंग पूरी तरीके से अब टूट चुका था। जियांग चैंग ने पूछा, क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने तेरा? जिस पर लैन वांगजी ने कहा, क्योंकि वो मेरे लिए था, लेकिन अब वो मुझे मार रहा है। जियांग चैंग ने ये सुना और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो उठा और उसने वांगजी को फिर से दो मुक्के मारे, जिस पर वांगजी के मुंह से अब खून निकलने लगा था। वांगजी ने जियांग चैंग को पलटकर मारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वांगजी में अब इतनी ताकत नहीं बची थी। उसका सारा गुस्सा, सारा एंगर, सारा का सारा ऑरा विंग खा चुका था अपने डर से, यानी कि उसको डराकर। अब जियांग चैंग ने पुलिस को कॉल किया, जिस पर वांगजी ने पीछे से कहा, कोई सबूत नहीं मिलेगा, वो कभी नहीं तुम्हारे हाथों पकड़ आएगा। जिस पर जियांग चैंग ने गुस्से से वांगजी को घूरा और बोला, ये तुम मुझ पर छोड़ दो और देखो मैं तुम्हारा हल क्या करता हूँ। ऐसा कहकर जियांग चैंग ने पुलिस को कॉल करके सारी बात बताई और पुलिस लगभग आधे घंटे के अंदर ही वहां आ गई। पुलिस ने वांगजी को साइड ले जाकर, यानी कि चैंग से थोड़ा दूर ले जाकर, क्योंकि चैंग वांगजी को मारने के लिए उतावला हो रहा था, इसलिए चैंग उसे कुछ कर ना दे, इसलिए चैंग से वांगजी को थोड़ा दूर ले जाकर पूछताछ की। लेकिन नैन वांगजी ने सब कुछ इनकार कर दिया। उसने बोला, मैं पागल हूँ, मुझे हेलुसिनेशन है, मैंने सब झूठ बोला। ऐसा कहकर वांगजी
बड़बड़ा रहा था और वहीं जियांग चैंग को बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि जियांग चैंग ये सुनकर अपने आपे से बाहर हो गया था। अगर इस वक्त वांग जी जियांग चैंग के हाथ लग जाता तो जियांग चैंग तो उसकी गर्दन ही मरोड़ देता क्योंकि उसने जियांग चैंग के सामने सारी बात कबूल की थी और वो अब पुलिस के सामने मुकर रहा था। इसलिए चैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जब पुलिस ने जियांग चैंग को बाहर निकाला तो जियांग चैंग रोते हुए वापस घर लौट आया। जियांग चैंग अपने घर पहुंचकर सोफे पर बैठा और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। जियांग चैंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने बोला, वो मान गया, वो मान गया। भाई, तुम वाकई में अब इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन उस कमीने को सजा दिलाने के लिए मेरे पास सबूत नहीं है। वो झूठा मुकर गया पुलिस के सामने, मुकर गया मेरे भाई, मुकर गया। ऐसा कहकर जियांग चैंग रोने लगा था। और अब हम वांगजी की तरफ देखते हैं। पुलिस ने वांगजी से काफी और ज्यादा पूछताछ की थी, लेकिन वांगजी हर चीजों के लिए मुकर गया था और इंस्पेक्टर भी ज्यादा समय तक वांगजी से पूछताछ नहीं कर पाए थे क्योंकि वांगजी एक काफी बड़ा बिजनेसमैन था। उसके साथ अगर पुलिस ज्यादा कुछ पूछताछ करती तो पुलिस की नौकरी भी खतरे में आ सकती थी। इसलिए उन्होंने ज्यादा दबाव नहीं डाला और वो को थोड़ा बहुत पूछताछ करने के बाद वहां से चले गए थे। इंस्पेक्टर भी काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार उन्हें करना क्या चाहिए। लैन वांगजी इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन पर उंगली उठाना कोई मामूली बात नहीं था और जियांग चैंग ने लैन वांगजी को सीधा धर दबोचा था और लैन वांगजी ने हर चीज मानने से इनकार कर दिया था। तो इस वक्त का टाइम इंस्पेक्टर्स के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। पुलिस वालों के जाने के बाद वांग जी वहां अकेला रह गया था। वांग जी डर रहा था और वो डरते डरते अपना कुछ समय वहां बिताता है। अब हम रात का समय देखते हैं। वांग जी के घर पर वो उस रात वहां अकेला था। तभी अचानक से लाइट्स बंद हो गई और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर कोई और नहीं, विंग आया। और विंग ने कहा, बस अब बहुत हो गया वांग जी, चलो बाहर आ जाओ। वांगजी तो पहले थर थर कांप रहा था विंग को देखकर। फिर उसके बाद वांगजी ने पूछा, कहाँ, कहाँ? जिस पर विंग ने जवाब दिया, वही जहाँ तूने मुझे मारा था। अब तेरा फैसला होने का समय आ गया है, चल मेरे साथ। वांग जी ये सुनकर डर से कांप गया, लेकिन विंग के साथ चलने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वांग जी कांपते हुए उठा, वो कार में बैठा और वेयर हाउस की तरफ चलने लगा। रास्ते में विंग उसके पीछे बैठा हुआ था और विंग ने बोला, तुम्हें दर्द होगा, बहुत दर्द। ये सुनकर वांगजी रोने लगा था। बीच बीच में तो वांगजी ने कार से निकलकर भागने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो भाग नहीं पाया था। वांगजी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शरीर तो वांगजी का ही है, लेकिन उसे कंट्रोल विंग कर रहा था। फिर लास्ट में वांगजी को रियलाइज हुआ कि वाकई में उसका अंत अब आ चुका है और वो चुपचाप जैसा विंग बोल रहा था वैसा करने लगा था। कुछ देर बाद वो लोग वेयर हाउस पहुंच चुके थे। विंग ने वांगजी को बाहर निकलने का इशारा किया और उसे वेयर हाउस के पास ले गया। वांगजी के पास चाबी नहीं थी। उसे लगा कि वो बच जाएगा, लेकिन विंग ने बस एक इशारा किया और उस वेयर हाउस का दरवाजा खुल गया। उसने वांगजी को अंदर जाने का इशारा किया। वांगजी थर थर कांप रहा था, पर अंदर जाने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो अंदर गया। वांगजी ने जैसे ही उस वेयर हाउस के अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दरवाजा बहुत जोर से बंद हुआ था, जिसे सुनकर वांगजी की आत्मा भी डर गई थी। वांगजी धीरे धीरे पलटा तो उसके सामने हवा में लटकती हुई उसे उसकी वही कुल्हाड़ी नजर आई और फिर विंग की आवाज भी उसे सुनाई दी। विंग ने बोला, मेरी
ये सुनकर वांग जी अपने घुटनों पर गिर गया और उसने हाथ जोड़कर विंग से कहा, प्लीज प्लीज मुझे मौत दे दो, मैं मरने के ही लायक हूँ, प्लीज प्लीज अब मुझे मौत दे दो, मुझसे अब ये टॉर्चर सहन नहीं होता, प्लीज प्लीज मेरा दिमाग सहन नहीं कर पा रहा है, मुझे मार दो, मार दो। वांग जी की ये बात सुनकर विंग हंसने लगा। विंग ने बोला, मौत नहीं, तुझे तड़पना है अभी, बहुत ज़्यादा तड़पना है। जैसे ही विंग ने ये कहा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा छा गया। वो अंधेरा नॉर्मल नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे वो अंधेरा वांग जी को निगल जाएगा। वांग जी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था क्योंकि विंग उसे टॉर्चर कर रहा था, यानी कि विंग वांग जी को फिजिकली बहुत ज़्यादा मार रहा था। वांग जी के चिल्लाने की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। विंग वांग जी को इधर-उधर हवा में पटक रहा था और उसने बिल्कुल वांग जी की अधमरी हालत कर दी थी। फिर लाइट्स आती हैं और हम देखते हैं कि जगह-जगह खून बिखरे हुए हैं और वांग जी के शरीर पर ना जाने कितने सारे घावों के निशान थे और वहाँ से ताज़ा-ताज़ा खून बह रहा था। और हम विंग को देखते हैं। विंग उल्टे पैरों के साथ वांग जी के पास आता है। वांग जी बेहोश पड़ा हुआ था। विंग वांग जी के सिर को उठाता है और अपनी जीभ बाहर निकालता है। विंग की जीभ बहुत ज़्यादा लंबी थी और उसने उस जीभ से वांग जी के सिर से निकलते हुए खून को लिक कर लिया था और उसे बहुत अच्छे से वो उसे निगल गया था। और ये कह कर कर विंग बहुत ज़ोर से हँसने लगा था और फिर विंग ने वांग जी के सिर पर हाथ रखा। उसके बाद वांग जी के शरीर से सारे जख्म गायब हो गए थे, लेकिन वांग जी को दर्द हो रहा था। विंग वांग जी को होश में लेकर आया। वांग जी दिख तो बिल्कुल ठीक रहा था, मतलब होता ये है ना कि सामने से जो दिखता है वैसा होता नहीं, ऐसा वाला हाल था। विंग ने वांग जी के सारे चोट को ढक दिया था, लेकिन उसे उस चोटों का सारा दर्द महसूस हो रहा था। वांग जी उठ नहीं पा रहा था, वांग जी के आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी विंग ने हंसकर कहा, मज़ा आया? तुझे याद आया या नहीं? तूने भी मुझे कभी इसी तरीके से पीटा था। मुझे भी बहुत दर्द हुआ था। तुझे भी हो रहा है ना? ऐसा कहकर विंग हंसने लगा था। वहीं वांग जी उसे वो सारे सीन याद आ रहे थे जब उसने विंग को मारा था और विंग को भी इसी तरीके से दर्द हुआ था। वांग जी अब बहुत बुरी तरीके से पछता रहा था, लेकिन अब पछतावे के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपनी आँखें बंद कर ली। देन फिर उसे कुछ समय के बाद विंग के हँसने की आवाज़ नहीं आई। जब वांग जी ने अपनी आँखें खोली तो उसने खुद को अपने रूम में पाया, बेड के ऊपर। वांग जी ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो वांग जी समझ गया कि ये दर्द विंग ने जो उसे मार दी है उसका है। वांग जी काफ़ी दिनों तक चल उठ नहीं पा रहा था और इसी तरीके से बहुत मुश्किल से उसने अपना समय बिताया था, क्योंकि वांग जी जो भी पेन किलर्स ले रहा था वो उस पे काम नहीं कर रही थी, उल्टा वो उसका उल्टा काम कर रही थी। मान लीजिए अगर वांग जी को शरीर में दर्द हो रहा है तो उसने पेन किलर लिया, तो पेन किलर का काम क्या होता है? पेन को किल करना, यानी कि शरीर के दर्द को कम करना। लेकिन वो 2 गुना वांग जी के शरीर का दर्द और बढ़ा देती थी। 3 से 4 बार पेन किलर लेने के बाद वांग जी को एहसास हो गया कि ये दर्द और बढ़ा रही है, तो उसने पेन किलर लेना बंद कर दिया था और वो अब बहुत बुरी तरीके से डरा-डरा अपने ही घर में रहता था। और वहीं विंग विंग को वांग जी की ये हालत देखकर अपने दिल में सुकून महसूस होती थी। विंग को ऐसा लगता था कि उसे अब बदला मिल रहा है अपना और वो इसी तरीके से आगे भी वांग जी को तड़पाएगा। लेकिन विंग ये भी चाहता था कि वांग जी अब इस दुनिया को अलविदा कह दे, इसलिए विंग भी समझ रहा था कि उसे बहुत जल्द वांग जी को अपने साथ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो वांग जी
के किए की सज़ा उसे ज़रूर देगा, क्योंकि उसके कारण एक मासूम की जान गई है और ना जाने वांगची ने कितनों की बलि चढ़ाई है। तो विंग को उसका बदला भी तो लेना था, क्योंकि विंग को सब पता चल गया था कि वांगची ने ना जाने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया था और वो सभी के सभी विंग की तरह मासूम थे। ये जानने के बाद विंग को वांगजी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो एक-एक कर कर वांगजी से उन सभी का बदला ले रहा था। और वांगजी भी ये समझ पा रहा था कि उसके कर्मों का फल उसे अब मिल रहा है। अब हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं। लैन वांगजी अब हॉस्पिटल में एडमिट था, प्राइवेट रूम में। लैन सिचेन ने जबरदस्ती ही उसे एडमिट करवाया था, क्योंकि अब दिन ब दिन वांगजी की हालत बिगड़ने लगी थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि इनको एडमिट करना पड़ेगा, नहीं तो ये कुछ बुरा भी खुद के साथ कर सकते हैं। यह सुनकर सिचन एक मिनट भी नहीं रुका था और उन्होंने वांगजी को एडमिट करवा दिया था। वांगजी ने बहुत ज़्यादा नानुकुर किया था, लेकिन आखिरकार काफ़ी जो वार्ड बॉयज़ होते हैं, कम से कम 5-6 वो बुलवाए गए थे और उन्होंने वांगजी के हाथ पैरों को पकड़कर उसे हॉस्पिटल ले गए थे और उसे एडमिट किया गया था। डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि अब लैन वांगजी सीवियर साइकोसिस, हैलुसिनेशन, पैरानोया, गिल्ट इस दवा से ही कंट्रोल में आएगा। वांगजी ने ना चाहते हुए भी उस दवा को लिया और इंजेक्शन लगवाया। उसकी थेरेपी सेशन शुरू हुई। थेरेपिस्ट ने वांगजी से पूछा, तो मिस्टर लैन, किस लड़के को देखते हैं आप? जिस पर लैन वांगजी ने अपनी आंखें बंद की और बोला, विंग, मैंने उसे मारा। थेरेपिस्ट ने ये बात फौरन ही नोट कर लिया और कहा, मिस्टर लैन, ये गिल्ट है। शायद आपने किसी को हर्ट किया है, लेकिन मर्डर नहीं। ये आपका माइंड है जो शायद आपसे ये सब बुलवा रहा है। तो अपने माइंड को आप थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये आपका एक हेलुसिनेशन है और हेलुसिनेशन रियल नहीं होता। जिस बात पर लैन वांगची ने अपना सिर हिलाया और बोला, नहीं, वो मेरा हेलुसिनेशन नहीं है, वो असली है। वो आता है, वो मेरे सामने आता है। जिस पर थेरेपिस्ट ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर लैन, आप घबराइए मत, हम आपकी दवा बढ़ा देंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसा कहकर वो वहां से चले गए थे और जैसे कि थेरेपिस्ट ने बोला था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। लैन वांगजी की दवा की डोज बढ़ाई गई, लेकिन वो दवा काम नहीं कर रही थी। रात को हॉस्पिटल के रूम में वांगजी था अकेला और अचानक से लाइट्स फिर से फ्लिकर करने लगी थी। विंग का साया वांगजी के बेड के पास खड़ा हो गया था और विंग ने कहा, वांगजी, दवा तेरे काम नहीं आएगी। वांगजी जानता था यह और कोई नहीं, विंग है। लेकिन वांगजी ने करवट पलटी हुई थी और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मुड़ के विंग को देख ले। वांगजी ने ऐसे ही, मतलब विंग वांगजी के पीछे खड़ा हुआ था, यानी कि पीठ के साइड में। तो वांगजी ने अपने हाथ और पैरों को कसते हुए बोला, चीख के बोला, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन विंग का इस पर कोई असर नहीं हुआ। वांगजी के चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ नर्स वहां पर आ गई और उन्होंने वांगजी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वांगजी नहीं संभल रहा था। वांगजी बोल रहा था कि यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, बचाओ मुझे, बचाओ। और नर्स ने पूरा उस रूम को चेक किया था, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी नजर नहीं आया था। और फिर नर्स ने वांगजी को समझाते हुए कहा, सर, आपने सपना देखा है, सो जाइए, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन वांगजी रोया और उसने कहा, कोई यकीन नहीं करता, कोई यकीन नहीं करता मेरा, वो आया था, वो आया था। लेकिन नर्स ने किसी तरीके से वांगजी को चुप कराया और उसे सुला दिया था। और वांगजी भी जानता था कि नर्स के सामने रोकर कोई फायदा नहीं है। जब उसके भाई ने ही उस पर यकीन नहीं किया, तो ये नर्स भला उस पर क्यों और किस लिए यकीन करेंगी। इसलिए वांगजी भी अपने रोने को एक साइड रखकर खुद को संभालता है। लेकिन वेंग वाकई वहां से गायब हो चुका था वांगजी को डराने के बाद। अब अगली सुबह लैन सिचन वांगजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल आए।
लैंसी चैन वांग जी के सिर पर अपना हाथ फेर रहे थे और फिर लैंसी चैन ने कहा, भाई तुम ठीक हो जाओगे, ये सब बस एक माइंड का खेल है, तुम अपने माइंड को, अपने ख्यालों को कंट्रोल करो, सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई। जिस पर लैन वांग जी ने गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं भाई, मेरी बात को मानो, वो नकली नहीं है, वो माइंड का कोई गेम नहीं है भाई, वो असली है, वो मुझे मारना चाहता है, वो मुझे मारना चाहता है भाई। जिस पर लैंस चैन ने वांग जी का हाथ पकड़ा और बोला, तुमने किसी को नहीं मारा है मेरे भाई, तो ऐसा कर ही नहीं सकता, तो समझ, ये डिप्रेशन है, शांत हो जा, शांत हो जा भाई, शांत हो जा। लेकिन इस बात पर लैन वांगजी ने अपना सिर हिलाया और बोला, तुम नहीं मानोगे, तुम नहीं मानोगे, कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा, तुम नहीं मानोगे, तुम नहीं मानोगे, कहकर वांगजी रोने लगा था और उसने शिचैन को धक्का दे दिया था। ये देखकर शिचैन के भी आंखों से आंसू निकल आए थे, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि उसके इस काबिल भाई का आखिरकार ये हाल हो जाएगा। क्योंकि वांग जी शिचैन के नज़रों में बहुत ज़्यादा अच्छा था, उसका ऑरा अलग ही था, वो एक काबिल बिजनेसमैन था, शांत लड़का था, अकेले रह सकता था, उसने बिजनेस को भी अकेले संभाला था, इसलिए शिचैन की नज़रों में उसके भाई के लिए काफ़ी प्यार और इज्जत थी। लेकिन आज वो उन सब चीज़ों को टूटता हुआ देख रहा था और वो अपने भाई की ये हालत नहीं देख पा रहा था। शिचैन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उस कमरे से निकल जाता है। और वहीं वांग जी वो चीखता रह जाता है, लेकिन उसकी चीखों को सुनने के लिए वहां पर अब कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। अब वहीं हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं, जियांग चैंग लैन वांगजी के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा हुआ था और वो इंतजार कर रहा था, और किसी का नहीं बल्कि लैन वांगजी का, क्योंकि उसने पता लगवाया था कि लैन वांगजी आज हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर आने वाला है। और हुआ भी यही, लैन वांगजी अपने घर की तरफ आ रहा था और जियांग चैंग ने उसे रोक लिया था। जियांग चैंग ने वांग जी को बहुत गुस्से में देखा, लेकिन वांग जी का रिएक्शन जियांग चैंग को देखकर बिल्कुल भी नहीं बदला, वो अभी भी शांत था। तभी जियांग चैंग ने बोला, तूने मेरे भाई को मारा ना, तूने क्यों मारा मेरे भाई को, हाँ, क्या बिगाड़ा था उसने तेरा कमीने। जियांग चैंग की बात सुनकर लैन वांगजी ने अपनी नजरें नीची कर ली और बोला, हाँ, मैंने तुम्हारे भाई को मारा था। इस पर जियांग चैंग ने गुस्से से कहा, तो ये बात तो पुलिस को क्यों नहीं बताता, क्यों, क्यों एक लोमड़ी की तरह बार बार बात को बदलता है। जिस पर वांगजी ने कहा, मैंने बताया, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा है, मेरी बातों का कोई भी यकीन नहीं कर रहा है। वो लोग कहते हैं कि मैं पागल हूँ, मेरी दवाइयों की डोज बढ़ाएंगे, मुझे इंजेक्शन दिया जाता है, कोई मेरी बातों का यकीन नहीं कर रहा है। यह सुनकर जियांग चैंग ने वांगजी को मारने के लिए मुक्का उठाया अपना, लेकिन वो रुक गया, क्योंकि लैन वांगजी का चेहरा देखकर चैंग को ऐसा महसूस हुआ कि वांगजी तो पहले से ही मरा हुआ है। मतलब वांग जी की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि वांग जी पूरी तरीके से मर गया है। इसलिए सिचैन का मतलब चैंग का मन नहीं किया कि वो उस पर हाथ उठा दे। किसी तरीके से अपने आप को संभालते हुए जियांग चैंग ने अपना हाथ नीचे रखा और बोला, तू सजा पा रहा है और ये अच्छी बात है। इतना कहकर जियांग चैंग वहां से चला गया। और वहीं वांगजी, उसने पलटकर चैंग को जाते हुए नहीं देखा, बल्कि वांगजी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, खुशी की नहीं बल्कि दर्द भरी, क्योंकि वो जानता था कि जियांग चैंग ने जो बोला वो बिल्कुल सच था। वांगजी की आंखें नम थी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था इन सब चीजों का। वांगजी अब अपने घर लौट आया और वांगजी के साथ साथ विंग का रूह भी आया था, जिसे वांगजी महसूस कर पा रहा था। लेकिन वो अब कर भी क्या सकता है। अब वांगजी वापस से अपनी नॉर्मल जिंदगी में आने की कोशिश करता है, लेकिन विंग उसे हर जगह नजर आता है। कार चलाते वक्त रिव्यू मिरर में उसे विंग अपने पीछे बैठा हुआ नजर आता है। विंग उसे मुस्कुरा कर कहता है, तो भाग रहा है, कहाँ तक भागेगा वांगजी। जैसे ही वांगजी ने विंग को देखा, वांगजी बहुत ज्यादा डर गया और उसने घबराहट में अचानक से कार को ब्रेक लगा दिया
और कार सड़क पर रुक गई और वांग जी जोर-जोर से चिल्लाने लगा क्योंकि धीरे-धीरे विंग उसकी तरफ बढ़ रहा था। वहीं सड़क पर लोग जम चुके थे और वो देख रहे थे कि आखिरकार ये इंसान क्यों इतना ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा है। अब वहाँ पर जैसे ही लोग की भीड़ ज़्यादा हुई, वांग जी को ऐसा लग रहा था कि उसके कार के आस-पास लोग नहीं, बल्कि विंग का साया है, क्योंकि अगर वहाँ 10 लोग थे, तो वो दसों के दसों उसको विंग के जैसे नज़र आ रहे थे। कुछ समय तक चिल्लाने के बाद वांग जी ने अपना सिर नीचे कर दिया था, क्योंकि उससे कुछ भी देखा नहीं जा रहा था और वहीं उसे कार के अंदर विंग भी नज़र आ रहा था और वांग जी की ऐसी हालत देखकर विंग मज़े ले रहा था। कुछ समय के बाद वांग जी ने अपना सिर ऊपर उठाया तो उसने देखा कि काफ़ी सारे लोग उसे घेर कर खड़े हुए हैं। वांग जी ने अपना मिरर नीचे किया तो कुछ लोग उसे बोलने लगे कि भाई तुम क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुम ठीक हो? क्या हम पुलिस या फिर डॉक्टर को बुला दें? जिस पर वांग जी खुद को सँभालता है और अपनी कार में देखता है जहाँ पर विंग उसे नज़र नहीं आता। तो वांग जी खुद को सँभालता है और बोलता है, "नहीं, नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने शायद कुछ गलत देख लिया था, इसी कारण से मैं चिल्ला रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ।" ये बात सुनकर वो आदमी वांगजी को बहुत अजीब नज़रों से देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। धीरे-धीरे भीड़ भी साफ हो जाती है और वांगजी अपना अपनी कार में रखे हुए पानी को निकाल कर पीने लगता है। उसने बस 2 घूँट ही पिया था कि वांगजी देखता है कि वो पूरा का पूरा बॉटल का पानी खून में बदल गया है, जिसे वांगजी अपने कार में ही थूक देता है। फिर वांगजी देखता है कि वो पानी तो बिल्कुल नॉर्मल है और ये सब देखकर वांगजी का सिर दर्द करने लगता है और वांगजी खुद को कोसने लगता है। अब हम यहाँ से सीन कट करके देखते हैं। ऑफ़िस में जब भी वांगजी जाता, मीटिंग में उसे विंग खिड़की के बाहर खड़ा हुआ नज़र आता और जब वांग जी विंग को देखता तो वो अपना सब कुछ भूल जाता और डर से थर-थर काँपने लगता। उससे कुछ भी काम नहीं हो पाता और वो खिड़की की तरफ देखकर चिल्लाने लगता। वांग जी की ये हालत देखकर उसके सभी साथी जो उसके साथ काम करते थे, वो सोचते कि ये आदमी पक्का पागल हो चुका है। और ये बात जब सीचेन को पता चलती तो सीचेन पर्सनली वांग जी को सँभालने के लिए आते और उसे बहुत मुश्किल से वहाँ से ले जाकर सँभाला करते थे। वांग जी की ये हालत सिचैन से देखी नहीं जा रही थी, पर वो और कर भी क्या सकते थे। दिन-ब-दिन वांग जी की दवाइयाँ जो थी वो चेंज होती जा रही थी, लेकिन डॉक्टर भी इन सब चीज़ों को देखकर हैरान थे कि कोई भी दवा वांग जी पे बिल्कुल भी असर नहीं कर रही थी। वांग जी की हालत सुधरने के बजाय और भी ज़्यादा दिन-ब-दिन वांग जी की हालत खराब होती जा रही थी। वांग जी को देखकर अब ऐसा लगता था कि वो पहले जैसा वांगजी रहा ही नहीं, बल्कि उन लोगों के सामने ये कोई अलग ही वांगजी है, जिसने ना जाने ऐसा क्या देख लिया है कि वो अपनी वजूद ही खोता जा रहा है। काफ़ी सारे लोग वांग जी के लिए हमदर्दी भी रखते थे और ये वो लोग थे जो वांग जी के काले करतूतों को नहीं जानते थे और कुछ लोग जो वांग जी को पसंद नहीं किया करते थे, जो उसे चिढ़ा करते थे, उनको ऐसा लगता था कि ये जो भी हो रहा है उसके साथ ये बिल्कुल अच्छा हो रहा है, ज़रूर इसने कुछ तो काले कारनामे किए हैं जिसकी सज़ा उसे मिल रही है। तो कुछ लोग खुश भी थे और कुछ लोग नाखुश भी थे। लोग बराबर से सब चीज़ कर रहे थे। अब वांगजी की इतनी हालत बिगड़ते हुए देखकर सिचन ने बोल दिया था कि तुम कुछ दिन तक घर में आराम करो या फिर तुम कहो तो तुम फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हो। जिस पर वांगजी ने बोला था कि वो घर पर रहना चाहेगा, ना कि हॉस्पिटल में। तो सिचन ने हामी भर दी थी और अब वांगजी घर में अकेला था और वांगजी को कुछ अजीब-सा महसूस होने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ हो रहा है और असल में विंग वहाँ पर था, लेकिन वांगजी उसे देख नहीं पा रहा था। विंग थोड़ी देर के बाद वांगजी के सामने आता है, जिसको देखकर वांगजी हैरान था और विंग वांगजी के शरीर को छू रहा था। दरअसल वेइंग जैसे-जैसे वांगजी के शरीर के कोनों को छू रहा था, वांगजी को अपने शरीर में बहुत भयानक जलन हो रही थी। ऐसा उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर में जलती हुई लावे को रख दिया है और इससे वांगजी बहुत ज़्यादा मतलब चिल्ला रहा था। उसकी चिल्लाहट बाहर तक आ रही थी, लेकिन विंग ने कुछ ऐसा कर दिया था जिससे उसकी चिल्लाहट बाहर के लोग ना सुन पाए, इसलिए वांगजी की आवाज़ सिर्फ़ उस कमरे में ही गूंजती रह गई थी और विंग उसे बहुत अच्छे तरीके से तड़पा रहा था। अब उसे तड़पता देखकर विंग के मन को शांति मिलती है और विंग बोलता है, "आप तड़प अच्छा लग रहा है ना? ये तड़प कैसा लग रहा है? जब तू मुझे छूता था, तो मुझे भी ऐसा ही महसूस होता था। तुझे
इतना कहकर वेंग वांगजी के गोल-गोल चक्कर काटने लगता है और वहीं वांगजी जो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, वो अपने घुटनों पर गिर जाता है और वेंग के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, मुझे माफ़ कर दो पर मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे मौत दे दो, मौत दे दो मुझे, मुझे मौत दे दो। जिस पर विंग बोलता है, नहीं, तुझे मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे पूरे 2 हफ्तों तक तड़पाया था, तुझे याद है ना? अब मैं तुझे पूरे महीनों तक तड़पाऊंगा, महीनों तक। इतना कहकर विंग वहां से गायब हो जाता है। लेकिन विंग के गायब होने के बावजूद भी वहां विंग की बहुत भयंकर हंसी गूंज रही थी और वहीं लैंड वांगजी फर्श पर लेट गया और वो बहुत ज्यादा तड़प रहा था दर्द से और उसके आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बहते जा रहे थे। लेकिन वांगजी की मदद के लिए कोई भी नहीं था और वांगजी चिल्ला रहा था, कोई कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन वांगजी की इस मदद की गुहार को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। अगर वांगजी की इस बात को कोई सोच सकता था तो वो था विंग। और वो क्यों ही वांगजी की मदद करेगा, उसका बस चले तो वो तो अंगारों को भी वांगजी के मुंह के अंदर डाल दे। लेकिन वांगजी ऐसा मतलब विंग ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो अलग अलग तरीके के टॉर्चर्स जानता है और वो करेगा। और वांगजी की पूरी बैंड बजा के रहेगा। लैन वांगजी अब हॉस्पिटल से छुट्टी तो ले चुका था, लेकिन अब घर में वो एक कैदी की जिंदगी जी रहा था। उसके दरवाजे हमेशा बंद रहते, पर्दे खींचे हुए रहते, लाइट्स हमेशा जली हुई रहती, लेकिन वो सब बेकार था। वेन की आत्मा अब बाहर भी नहीं छोड़ती थी उसे। सुबह उठते ही किचन में उसे खुद ब खुद चाकू हिलते हुए नजर आते, जिसे देखकर अक्सर ही वांगजी डर जाता और वो चाकू पलक झपकते ही वांगजी के पास आकर वांगजी के हाथों में कट लगा जाते। खून बहता और वांगजी उस दर्द को सहता और फिर उसी बीच उसे विंग की आवाज सुनाई देती जो उससे पूछ रहा होता, कैसा लग रहा है दर्द वांगजी। विंग की ये आवाज वांगजी को इस कदर डराती कि वो चीखने पर मजबूर हो जाता, लेकिन उसकी आवाज पड़ोसियों तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचती थी। अब दोपहर में वांगजी बाहर निकला अपनी दवा को लेने के लिए। सड़क पर चलते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो विंग भी उसके पीछे पीछे चल रहा था भीड़ में लोगों के बीच। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वांगजी ही विंग को देख पा रहा था। ये देखकर वांगजी को चक्कर जैसा आने लगा था, तो वो एक पार्क में जाकर बैठ गया था। उस पार्क में एक तरफ बच्चे खेल रहे थे, तभी एक बच्चे की तरफ विंग का साया गया। ये देखकर बच्चा रोने लगा और बच्चे ने बोला, मम्मा, मम्मा, किसी ने मुझे छुआ। जैसे ही वो बच्चा रोने लगा, वांगजी उठकर वहां से भाग गया, क्योंकि वो ये सब नहीं देख सकता था। और ये देखकर विंग हंसने लगा था और फिर उसके बाद वो वहां से चला गया था, क्योंकि वांगजी ने उस बच्चे मतलब विंग ने उस बच्चे को हर्ट नहीं किया था। उसने बस हल्के से उस बच्चे को टच किया था और वो टच उस बच्चे ने फील किया था, जिसके कारण कुछ ना देखने पर वो बच्चा रोया था। बाद में उसकी मम्मी उसके पास आ गई थी और उसने उसे संभाल लिया था। विंग का इरादा उस बच्चे को हर्ट करने का नहीं था, वो बस वांगजी को डराना चाहता था। और वांगजी को ऐसा लगा कि उसके वहां रहने पर विंग बच्चों को परेशान कर रहा है, इसलिए वो वहां से चला गया था ताकि विंग बच्चों को परेशान ना कर सके। अब हम रात का सीन देखते हैं। रात को वांगजी बिस्तर पर लेटा ही हुआ था कि अचानक से बिस्तर हिलने लगता है और वांगजी को साफ साफ जंजीरों की आवाज सुनाई देती है। वांगजी बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो अपने हाथ पैर हिला नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। वांगजी झटपटा रहा होता है कि उसे एहसास होता है कि उसके ऊपर कुछ है। तब वांगजी ऊपर ऊपर की तरफ अपना
चेहरा करता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर और कोई नहीं, विंग है, और विंग उसे मुस्कुरा कर देख रहा है। ये देखकर वांगजी की सांस एक पल के लिए रुकने को हो गई थी, और वांगजी की घबराहट को देखकर विंग को बहुत चैन मिल रहा था। और फिर विंग वांगजी को चिढ़ाते हुए बोलता है, तुझे याद है, तूने भी मुझे इसी तरीके से जंजीरों में बांधा था, और अब इन जंजीरों में तू जकड़ा हुआ है। कैसा लग रहा है तुझे? क्या तुझे महसूस हो रहा है कि मुझे उस वक्त कैसा लगा होगा जब तूने मुझे इन जंजीरों से जकड़ा था? ये सुनकर वांगजी के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और जैसे ही विंग ये देखता है कि वांगजी के आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो दहाड़े मार मार कर हंसने लगता है। और वांगजी, जिसे अब ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ और पैर जिस चीज से भी बंधे हुए हैं उस पर और भी ज्यादा दबाव पड़ रहे हैं, और वो चीजें दोनों तरफ से वांगजी के हाथ और पैरों को खींच रही हैं। वांगजी को ऐसा लग रहा था कि दर्द के कारण उसका मतलब उसे इस तरीके का दर्द महसूस हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि उसके दोनों हाथ पैरों को अलग-अलग साइड से खींचा जा रहा है। वांगजी को ऐसा लग रहा था कि अगर ये दबाव बना रहा तो उसका शरीर 2 टुकड़ों में बँट जाएगा। वांगजी झटपटाता रहा, चीखता रहा, "प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे मौत दे दो, क्यों तड़पा रहे हो मुझे? प्लीज़, मैं तड़प नहीं सकता, मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है, मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा है, मार दो मुझे, मार दो।" लेकिन वांगजी के इन बातों का असर विंग पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। विंग तो मज़े ले लेकर वांगजी के इस हालत को देख रहा था, और विंग हँस भी रहा था। वांगजी जितनी ज़ोर से चिल्लाता, विंग की हँसी उतनी दुगनी तेज़ी के साथ और गूंज जाती वांगजी के इस अपार्टमेंट में। पर उस हँसी को और वांगजी की चीख को सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। काफ़ी देर तक वांगजी को तड़पाने के बाद जब विंग देखता है कि वांगजी अब बेहोश होने की हालत में है, तो वो उन चीज़ों को हटा देता है, और वांगजी, वो पूरा अधमरा हो चुका था। वांगजी के हाथों से खून बह रहे थे। विंग वांगजी के पास जाता है और उसके जो हाथों पर निशान थे उसे अपने मैजिक से दबा देता है, यानी कि ऐसा कि वांगजी को दर्द तो होगा, लेकिन किसी को भी वो निशान दिखेगा नहीं। वांगजी अभी भी होश में था, बस हल्का-हल्का बेहोशी उसमें छाई हुई थी। विंग उसके पास आता है और उसके कानों में बोलता है, "मज़ा आया, तूने मुझे पूरे 2 हफ्ते तक तड़पाया था, अब मैं तुझे सालों तक तड़पाऊँगा।" इतना कहकर विंग वहाँ से गायब हो जाता है, और वांगजी जो बेहोश हो जाता है, लेकिन वांगजी के आंखों से दर्द के आंसू गिरने लगते हैं, जिसे पोंछने वाला कोई उसके पास मौजूद नहीं था। अब कुछ दिनों के बाद लैंसचन फिर से डॉक्टर को अपने साथ लेकर आया था, और वो वांगजी से बात कर रहा था। भाई, तू दवा ले रहा है ना? इस पर वांगजी रोते हुए बोलता है, भाई, दवा काम नहीं करती, वो असली है, वो मुझे मार देगा, आप क्यों नहीं समझते? जिस पर डॉक्टर ने बोला, ये कोई रियल नहीं है मिस्टर लैन, ये हेलुसिनेशन है, हम आपको ईसीटी, इलेक्ट्रो शॉक थेरेपी देंगे। हम ये आप पर ट्राई करेंगे, शायद आप इससे ठीक हो जाएँ। जिस पर लैन वांगजी ने मना कर दिया था। उसने बोला, इन सब से कुछ भी नहीं होगा, वो मेरे साथ है हमेशा। अगर आप लोग उसे नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या वो नहीं है? मैं उसे महसूस कर रहा हूँ, मैं उसे देख रहा हूँ, वो पल-पल मेरी ज़िंदगी नर्क बना रहा है। आप लोग क्यों नहीं समझते? वांगजी और मतलब वांगजी कंट्रोल से बाहर चला गया था सिचेन, और डॉक्टर ने बहुत मुश्किल से उसे संभाला। वांगजी ने तो डॉक्टर को धक्का भी दे दिया था, जिससे डॉक्टर ज़मीन पर जा गिरे थे, और सिचेन ने बड़ी मुश्किल से वांगजी को शांत कराने की कोशिश की थी, लेकिन वो शांत हो ही नहीं रहा था, तो डॉक्टर को मजबूरी में
वांग जी को बेहोशी की इंजेक्शन लगानी पड़ी थी। पर वांग जी बेहोश होते-होते भी यही बोल रहा था कि वो रियल है, वो उसे महसूस कर पा रहा है, वो आता है और मुझे बहुत टॉर्चर करता है। वांग जी की ये हालत देखकर सिचेन सहन नहीं कर पा रहा था, वो रोने लगता है और डॉक्टर सिचेन के पास जाता है और बोलता है, "मिस्टर लैन, आप हिम्मत मत हारिए, देखिएगा वो ठीक हो जाएँगे, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे।" जिस पर सिचेन भी यहाँ में सिर हिलाता है और डॉक्टर और सिचेन वांग जी को उसके रूम में सुला देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब वांग जी को शाम को होश आता है और जब वो अपने कमरे में देखता है तो डर जाता है क्योंकि उसके कमरे में कोई बैठा हुआ था। वांग जी डर कर बोलता है, कौन?" जिस पर वो परछाई उठती है और लाइट्स ऑन करती है तो वो और कोई नहीं सिचेन था। सिचेन को वांग जी के लिए काफ़ी चिंता हो रही थी तो वो उसे देखने के लिए वापस आ गया था और वो बैठा हुआ था। देन वांग जी के पास सिचेन जाता है और बोलता है, "भाई, तू शांत रह, सब ठीक हो जाएगा, मेरी बात मान, डॉक्टर से थेरेपी ले ले।" जिस पर वांग जी फिर से वही बोलता है कि उसने गलती की है, जिसकी सज़ा उसे मिल रही है। जिस पर इस बार लैंसी चैन गुस्से में बोलते हैं, "तू खुद को क्यों तड़पा रहा है वांगजी? अगर तूने किसी को मारा है तो कबूल कर, बुज़दिल की तरह क्यों कर रहा है? पुलिस को बता।" जिस पर लैन वांगजी ने सिर हिलाया और बोला, "भाई, क्या आपको नहीं लगता कि मैंने नहीं बताया? मैंने बताया, लेकिन कोई मेरी बातों का यकीन नहीं कर रहा है। मेरी बातों का यकीन कीजिए, वो बदला ले रहा है।" इस बार सिचेन को सच में वांगजी पर गुस्सा आया था और सिचेन ने अपना सर पकड़ लिया था और बोला था, "तू पागल हो गया है, हम तुझे छोड़ नहीं सकते क्योंकि तू हमारे परिवार का है, नहीं तो तुझे तुझे मैं खुद सबक सिखाता।" इतना कहकर वो वहां से चले गए थे क्योंकि वो अब थक चुके थे। वहीं वांग जी अपने भाई को जाते हुए देख रहा था, लेकिन वो चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। अब लैन वांग जी अकेला था। एक रात वो घुटनों पर बैठा हुआ था और वो विंग से बोल रहा था, "मैं मरना चाहता हूँ, प्लीज मुझे मार दो, मैं मरना चाहता हूँ।" वांग जी की ये बात सुनकर विंग वांग जी के सामने आया और उसने वांग जी से कहा, "तो मौत के लिए भीख मांग रहा है, मौत, मौत तुझे नहीं मिलेगी, तो जिएगा, तड़पेगा, जैसे मैं तड़पा था, समझे?" जिस पर वांग जी रोते हुए बोलता है, "माफ कर दो, माफ कर दो, मैंने गलती की, मुझे मेरी गलती का एहसास है, माफ कर दो।" वांग जी की बात को सुनकर विंग ने उसे उसके गले से पकड़ा। विंग की पकड़ बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा कड़क थी। वो वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। विंग ने गुस्से में बोला, "माफ़ी, तूने मुझे 2 हफ्ते तक तड़पाया था। तुझे क्यों लगता है कि मैं तुझे माफ़ी दे दूँगा? नहीं लान मांझे, अब तू तड़पेगा। तूने मुझे 2 हफ्ते तक तड़पाया, नर्क की याद ना दी। अब मैं तुझे महीनों तक, सालों तक तड़पाऊँगा और तुझे वो झेलना पड़ेगा, वो दर्द सहना पड़ेगा जो मैंने सहे।" उसके बाद विंग ने कहा, "तैयार हो जा लैंडमार्क जी, असली खेल तो अब शुरू होगा।" वांग जी को विंग की बात थोड़ी समझ में नहीं आई, इसलिए वांग जी ने पूछा, "तुम्हारे कहने का क्या मतलब?" जिस पर विंग ने मुस्कुराया और बोला, "हसन, मैं तुझे उसी जगह ले जाऊंगा जहाँ तूने मुझे मारा था।" ये सुनकर वांगजी के शरीर में एक
तेज ठंडक दौड़ जाती है, उसकी रूह काँप जाती है क्योंकि उसे आने वाला समय कुछ ठीक नहीं है ये पता चल गया था। उसे कहीं न कहीं विंग के इरादों का भनक लग गया था। इतना कहते ही मतलब विंग के इतना कहते ही उस कमरे में पूरा का पूरा अंधेरा छा गया था और लैन वांगजी की इस एक तेज चीख हमें सुनाई देती है और वहीं विंग हंस रहा था और उस हंसी को और वांगजी की चीख को सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था। अब कुछ और दिन बीतते हैं। अब लैन वांगजी घर से बहुत ही ज़्यादा कम निकलता था। लगभग उसका घर से बाहर निकलना बंद ही हो गया था। उसका दरवाज़ा हर समय लॉक रहता था, यहाँ तक कि अगर कभी सिचेन को घर आना पड़े, तो उसे बहुत मुश्किल होती थी क्योंकि वांगजी हमेशा अपना दरवाज़ा लॉक ही रखता था और कभी-कभी तो सिचेन के आने पर भी वो दरवाज़ा नहीं खोला करता था। उसका फ़ोन हमेशा बंद रहता, वो खाना नहीं खाता था, सिर्फ अपने बिस्तर पर लेटा रहता था। कभी-कभी तो वो ज़मीन पर भी लेटा रहता था। उसकी आँखें खुली हुई रहती थी। ऐसा लग रहा था कि वांग जी अब ज़िंदा है ही नहीं, बल्कि वो एक ज़िंदा लाश है। आज भी ऐसा ही दिन था। वांग जी लेटा हुआ था, उसकी आँखें खुली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो बस एक ज़िंदा लाश है, उसे किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसका शरीर कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है और क्या महसूस हो रहा है उसे। रात के लगभग 2 बजे हुए थे कि वांगची को अचानक से कुछ अजीब लगने लगा। उसने नोटिस किया कि कमरा अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। वांगची समझ गया था कि कोई और नहीं विंग है। जैसे ही वांगची ने ये सोचा कि ये विंग है, ठीक उसी समय विंग उसके सामने खड़ा हो गया था। वांग जी विंग को देखता है और विंग को देखकर वो चौंक जाता है क्योंकि विंग इस बार थोड़ा अलग लग रहा था या फिर ये कह सकते हैं कि वो रियल लग रहा था। उसका गला वाकई में कटा हुआ था लेकिन इस बार उसके गले से खून नहीं बह रहा था। उसकी आंखें काली हो गई थी लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। वांगजी विंग को घूर रहा था, तभी विंग बोलता है, समय आ गया है। यह सुनकर वांगजी ने कांपते हुए पूछा, क्या क्या करने जा रहे हो? इस पर विंग ने अपना हाथ वांगजी की तरफ बढ़ाया और बोला, मैं तुझे ले जा रहा हूँ जहाँ तूने मुझे रखा था। यह सुनकर वांगजी पीछे हटने की कोशिश करता है लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति ताकत लगाकर वांगजी को खींच रही हो। वांगजी ये देखता है तो वो बोलता है विंग से, नहीं, प्लीज, प्लीज नहीं, प्लीज। लेकिन वांगजी की गिड़गिड़ाहट को देखकर विंग मुस्कुराने लगता है और बोलता है, तूने मुझे बहुत तड़पाया, मेरे साथ जबरदस्ती की। अब मैं तुझे जबरदस्ती ले जा रहा हूँ ताकि तुझे भी पता चले कि जब किसी चीज में हमारी मर्जी ना हो और वो हमारे साथ हो रहा हो तो कैसा महसूस होता है। विंग ने जैसे ही ये बोला, वांगजी को अपने शरीर में एक तेज का झटका महसूस हुआ और लैन वांगजी का शरीर हवा में उठ गया। ये देखकर वांगजी चीखा लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं गई। विंग की आत्मा ने उसे घसीटा, दीवारों से गुजार कर सीढ़ियों से नीचे अपार्टमेंट से बाहर वो उसे घसीटते हुए लेकर गया। लेकिन वांगजी चिल्ला तो रहा था पर उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। वहीं वांगजी की आंखें पूरी तरीके से खुली रही थी, मतलब खुली हुई थी और वो सब कुछ देख रहा था। शहर की सड़कें, कारें, लोग, लेकिन कोई उसे नहीं देख रहा था। वो लोगों के लिए अदृश्य हो चुका था। विंग पूरे रास्ते उसे घसीटता रहा जिससे वांगजी का काफी ज्यादा शरीर छिल गया था। और हैरानी की बात ये थी कि कोई भी वांगजी को देख नहीं पा रहा था और जैसे-जैसे वो लोग
जाते जा रहे थे, वांग जी को बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस हो रही थी। विंग उसे लेकर जा तो रहा था, लेकिन वांग जी समझ गया था कि शायद ये उसका आखिरी दिन होगा। वो रो-रो कर विंग से माफ़ी माँग रहा था। विंग, विंग मेरी बात सुनो, विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, मैंने गलती की, विंग माफ़ कर दो विंग। विंग माफ़ कर दो, एक मौका दे दो, मैं अपनी सारी गलतियाँ सुधारूँगा, मैं सबसे माफ़ी माँगूँगा, मैं तुमसे माफ़ी माँगता हूँ, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो विंग, मुझे नहीं मरना विंग, प्लीज़, प्लीज़ विंग, प्लीज़, प्लीज़। वांग जी की बात को सुनकर विंग ने कहा, माफ़ी, वांग जी, अब माफ़ी काम नहीं आएगी, तुझे तेरी करनी का फल मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। विंग की बात सुनकर वांग जी रोने लगा था। अब विंग वांग जी को घसीटते-घसीटते शहर के बाहर ले गया था, उसी इंडस्ट्रियल एरिया में। वो लोग उसी तरफ जा रहे थे, जहाँ कुछ महीनों पहले विंग की ज़िंदगी तबाह हुई थी। पूरे रास्ते वांग जी को बेपनाह दर्द का सामना हो रहा था। देखते ही देखते वो लोग वेयरहाउस के सामने पहुंच चुके थे। विंग ने अपनी ताकत से वेयरहाउस का दरवाज़ा खोला। अंदर एकदम अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में वो कुल्हाड़ी चमक रही थी जो ऊपर लटकी हुई थी। विंग ने वांगची के पैरों को ही पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो उसे घसीटते हुए ला रहा था। अब विंग ने वांगची के पैरों को पकड़कर उसे अंदर फेंका और वांगची गुलाटी खाते हुए सीधा बेड से जा टकराया। वांगची के सिर पर काफी गहरी चोट लग गई थी, जिससे खून भी आ रहा था, और विंग उसके पास जाकर खड़ा हो गया था। विंग ने वांगजी को उसके बालों से पकड़ा, जिससे वांगजी की चीख निकल गई। विंग ने वांगजी के सिर को झंझोड़ते हुए बोला, देख, देख लैन वांगजी, ये वही जगह है जहाँ तूने मुझे यातनाएं दी थी। अब यही तुझे मैं यातनाएं दूंगा। तूने जो मुझे दिया, मैं तुझे यहाँ लौटाऊंगा। तभी वांगजी ने विंग के पैर को पकड़ने की कोशिश की, और वांगजी विंग को छू पा रहा था। उसने विंग के पैर को पकड़े और गिड़गिड़ाते हुए बोला, बस करो विंग, मत तड़पाओ, मौत दे दो मुझे, मौत दे दो, अब सहन नहीं होता मुझसे, सहन नहीं होता। वांगजी की इस बात को सुनकर विंग हंसा और बोला, मौत अभी नहीं, पहले तुझे तड़पाना है, समझा? इतना बोलकर विंग वहां से गायब हो गया, और वांग जी इधर उधर देखने लगा। और अब स्टार्ट हुआ विंग का खेल। विंग वांगची को हेलुसिनेशन दिखा रहा था, आई मीन उसे हेलुसिनेशन यूज करके विंग वांगची को दिमागी तौर पर परेशान कर रहा था, दिमागी तौर पर उसे डिस्टर्ब कर रहा था। वांगजी ने अपनी आंखों से देखा कि वो खुद उसी बिस्तर पर बंधा हुआ है, उसके हाथों में जंजीरें कसी हुई हैं, और विंग उसके ऊपर था। लेकिन अब रोल रिवर्स हो चुका था। दर्द कैसा लगता है, ये विंग वांगची को बता रहा था। लैन वांगची चीखा, असली दर्द उसे महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर टूट रहा हो, यानी कि जब विंग इंसान था, तो वांगजी विंग के साथ जैसा सलूक करता था, जैसा जबरदस्ती करता था, वैसा विंग अभी उसके साथ हेलुसिनेशन में कर रहा था। और वांगजी को रियल में वो पेन, वो दर्द महसूस हो रहा था। जब विंग वांगजी के साथ जबरदस्ती कर रहा था, तो वो उसे पेन अपने शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। वांगजी को ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक हेलुसिनेशन है, वो रियल में उसे फील कर पा रहा था।
और विंग ये करा रहा था। विंग उसे बिल्कुल उसी तरीके से मारता है जिस तरीके से वांग जी ने उसे मारा था। वो उस रात उसे इतनी बार टॉर्चर करता है जितनी बार वांग जी ने उसे किया था, उसे उतनी बार उसके साथ वो ज़बरदस्ती करता है जितनी बार वांग जी ने उसके साथ किया था। जो सभी चीज़ें विंग ने सही थी, वो सभी चीज़ें वो वांग जी को सहने पर मजबूर करता है और वांग जी वो सभी चीज़ें सहता है। फिर वो पुराना सीन रिपीट होता है, मारपीट, ज़बरदस्ती, वो ठंडा पानी जो वांग जी ने उस पर डाला था, वांग जी ये सह नहीं पाता, लैन वांग जी रोता है, चिल्लाता है, मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की। लेकिन विंग नहीं समझता, विंग बिल्कुल भी माफ़ नहीं करता। विंग ने कहा, "हाँ, तो समझ रहा है ना? तो और समझ, ये तो शुरुआत है और सजा अभी मिलनी बाकी है तुझे।" उस वेयरहाउस के अंदर हवा अब और भी ज़्यादा ठंडी और भारी लग रही थी। पुरानी धूल, जंग की महक और वो यादें जो सब मिलकर लैन वांगजी को घेर रही थी। लैन वांगजी फर्श पर पड़ा हुआ था, उसकी सांसें तेज थी। विंग का साया उसके सामने खड़ा हुआ था और अब विंग और भी ज़्यादा शक्तिशाली और क्रूर लग रहा था। विंग ने वांगजी को देखते हुए कहा, याद है, यहाँ तूने मुझे बांधा था, यहाँ जंजीरें कसी थी, यहाँ मारा पीटा था, यहाँ जबरदस्ती की थी और यहाँ टॉर्चर किया था, याद है तुझे? वही वांगजी जो जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था और उसके पूरे शरीर से ब्लड आ रहे थे, उसने अपना सिर हिलाया और बोला, हाँ, याद है, मैंने गलत किया, मैंने गलती कर दी, विंग, गलती कर दी। यह सुनकर विंग हंसा। विंग की हंसी काफी ज्यादा ठंडी और खोखली थी। विंग ने बोला, गलती, ये गलती नहीं थी, ये क्राइम था वांगजी, क्राइम। इतना कहकर विंग ने अपना हाथ हिलाया और कुछ अदृश्य जंजीरों ने लैन वांगजी के हाथ और पैरों को कस लिया और उसे घसीटते हुए बिस्तर पर ले गए। वो वही बिस्तर था जहां विंग मरा था। लैन वांगजी अपनी पूरी ताकत लगाकर झटपटाने लगा, चिल्लाने लगा, नहीं, विंग, विंग, प्लीज मत करो विंग, नहीं विंग, नहीं। लेकिन विंग ने कहा, तूने मेरे साथ यही किया था, अब तुझे भी वही महसूस होगा जो तूने किया था। अब फिर से विंग ने वांगजी के दिमाग के साथ खेलना शुरू किया। वो पूरा शुरू से उसे इल्यूजन दिखाने लगा, एक के बाद एक। पहला, जब लैन वांगजी को लगा वो खुद शराब में डूबा हुआ है, गुस्सा फूट रहा है, वो विंग को पीट रहा है, मुक्के थप्पड़। लेकिन अब दर्द उसे खुद महसूस हो रहा था, हर मुक्का उसके अपने शरीर पर पड़ रहा था। तभी विंग वांगजी के पास गया और उसने वांगजी से पूछा, दर्द कैसा लग रहा है? वांगजी चीखा, बस करो विंग, बस करो। पर विंग ने बिल्कुल भी ये नहीं सुना। अब दूसरा हेलुसिनेशन शुरू हुआ और वो था जबरदस्ती का। विंग ने उसे वहीं पोजीशन में बांधा जिस पोजीशन में वांगजी ने उसे बांधा था। हाथ बिस्तर से बांध दिए, पैर भी बिस्तर से बांध दिए और उसका सिर उसी तरीके से नीचे लटकाया जैसे विंग का लटका हुआ था। लैन वांगजी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वांगजी ने बोला, मैं मर जाऊंगा, प्लीज, प्लीज ऐसा मत करो विंग, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, माफ कर दो, माफ कर दो विंग, माफ कर दो, माफ कर दो। लेकिन विंग पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। विंग ने कहा, वांगजी, ऐसे
ऐसा कहकर विंग मुस्कुराने लगा था, क्योंकि विंग ने वांगची की किस्मत लिख डाली थी और उसकी किस्मत में था मौत। बिल्कुल वैसे ही मौत जैसी विंग को मिली थी, दर्दनाक। वैसी ही मौत विंग ने वांगजी की भी लिख डाली थी। अब तीसरा हेलुसिनेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन ये हेलुसिनेशन कम रियल ज्यादा लग रहा था। विंग ने वही कुल्हाड़ी उठाई जो कुल्हाड़ी कभी वांगजी अपने खेलने के लिए इस्तेमाल करता था। नॉर्मल खेलने के लिए नहीं, बल्कि इंसान के टुकड़े करने के लिए, और वो चीज वांगजी को खेल लगता था। अब वो कुल्हाड़ी, यानी कि वो वांगजी का खिलौना, अब विंग के हाथ में थी। वो कुल्हाड़ी चमचमा रही थी और बहुत ज्यादा तेज लग रही थी। विंग ने उसे गोल गोल घुमाते हुए वांगची की तरफ देखते हुए वांगची से कहा, याद है, ये तूने मेरे गले पर चलाई हुई थी। हाँ। जिस पर वांगची कहता है, नहीं, मैंने नहीं चलाई थी। मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब तुम्हारे गर्दन में गिर गई थी विंग। जिस पर विंग बोलता है, बात तो सही बोल रहा है तू, लेकिन जिस जगह से गिरी थी वहां रखी तो तू नहीं थी ना, तो गलती तेरी है ना वांगजी। अपनी गलती मानना सीख। वांगजी लगातार मना कर रहा था कि उसकी कोई गलती नहीं थी जब कुल्हाड़ी गिरी थी तो, लेकिन विंग नहीं मान रहा था। विंग ने कुल्हाड़ी वांगजी के गले के पास लाई और बोला, तो वांगजी, क्या तुझे अपनी गलती का पछतावा है? बोल। जिस पर वांगजी ने कहा, हाँ हाँ विंग, हाँ मुझे मुझे पछतावा है। हाँ विंग, मुझे पछतावा है। मैं माफी मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। लेकिन विंग ने वांगची को जवाब दिया, पछतावा, लेकिन तेरे पछतावे के लिए बहुत देर हो गई वांगची। इतना कहकर विंग ने 1 मिनट भी नहीं लिया और झट से उसने वो कुल्हाड़ी बहुत ही ज्यादा ऊंचाई से वांगजी के गले पर गिरा दी, और लैन वांगजी का सिर एक ही झटके में अलग हो गया और खून का फव्वारा बिस्तर पर गिर उठा। देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया और अब लैन वांगजी इस दुनिया में नहीं था, और वहीं विंग उसकी लाश को देखकर जोर जोर से हंस रहा था। अब सुबह हुई और लैंस चैन को कॉल आया, हॉस्पिटल से नहीं बल्कि पुलिस से। पुलिस ने बोला, मिस्टर लैंस चैन, आपका भाई लापता है, लेकिन हमने उसे एक पुराने वेयर हाउस में ढूंढ लिया है, लेकिन वो जिंदा नहीं है, उनकी लाश वहां पर मिली है। यह सुनकर लैंस चैन हैरान रह गए, क्योंकि वांगजी पिछले 2 दिन से गायब था और उसने, यानी कि सिचन ने वांगजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। सिचन को लगा था कि वांगजी उसे मिल जाएगा, लेकिन उसके, यानी कि उसे वांगजी इस हालत में मिलेगा, वांगजी ने ये नहीं सोचा था। सिचन के हाथों से फोन ही गिर जाता है और सिचन भागा भागा वेयर हाउस आता है। सिचन कुछ ही घंटों में उस वेयर हाउस के पास पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर पुलिस का जमावड़ा लगा हुआ है, और वेयर हाउस को अच्छे से, वो जो येलो कलर का होता है ना, अभी मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा है, जो क्राइम के टाइम पे क्राइम की जगह को ढक दिया जाता है उस चीज से, वो चीज पूरी तरीके से उस वेयर हाउस के चारों तरफ लगा दी जाती है। और सिचन कार से जब नीचे उतर रहे थे तो वो चल नहीं पा रहे थे, उनके पैर डगमगा रहे थे। तो कुछ पुलिस ने उन्हें सहारा दिया और उन्हें अंदर लेके आए। सिचन पुलिस के साथ वेयर हाउस के अंदर पहुंचा तो उसने जो देखा, उसकी उसके होश वगैरह उड़ाने के लिए वो काफी थे। लैन वांगजी की लाश बेड पर पड़ी हुई थी और उसका सिर कटा हुआ था, और उसी के पास ही उसकी कुल्हाड़ी रखी हुई थी। सिचन ये देखकर अपने घुटनों पर बैठ गए। उन्हें होश नहीं था कि वो क्या करेंगे। इंस्पेक्टर ने सिचन को बोलना शुरू किया, सर, हमें कोई सुराग नहीं मिला,
किसी की भी एंट्री के कोई निशान नहीं है, बस लाश ही मिली है, कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है, कहीं पर से कोई ज़बरदस्ती करने का निशान नहीं है। इतना सुनते ही सिचन रो पड़े। वांग जी, अरे भाई, वांग जी, वांग जी, वांग जी, तू मेरा इकलौता भाई था, ये कैसे हो गया मेरे भाई? मुझे तेरे बात पे यकीन करना चाहिए था, मेरे भाई वांग जी, वांग जी। तभी पुलिस ने सिचन को बोला कि सर, हमने अच्छे से जांच की है, उनके साथ किसी भी तरीके के ज़बरदस्ती के कोई निशान नहीं मिले हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने ये खुद किया है, लेकिन कुल्हाड़ी से ये बहुत ज़्यादा अजीब है। इतना कहकर इंस्पेक्टर सिचन को तसल्ली देकर वहाँ से चले गए और सिचन अपने प्यारे छोटे भाई, जिसको सिचन ने अपनी गोद में खिलाया था, उसकी वो बेजान लाश को देखकर वहाँ पर रोते रह गए। लेकिन वहाँ पर सिचन अकेले नहीं रो रहे थे, वहाँ कोई और भी था जो सिचन को देख रहा था और उसके भी आंखों में आंसू थे। वो और कोई नहीं, लैन वांगजी की आत्मा थी, जो सिचन को और अपनी लाश को देखकर रो रही थी। वांगजी की आत्मा अब भटक रही थी, पछतावे के साथ। वांगजी अपने भाई के पास जाना चाहता था, उसे गले से लगाकर शांत करना चाहता था, लेकिन वो नहीं जा पा रहा था क्योंकि वो सिचैन को छू नहीं पा रहा था। वहीं सिचैन, वो रोते-रोते बेहोश हो चुके थे क्योंकि उनसे अपने भाई की ये हालत नहीं देखी जा रही थी। वहीं सिचेन को बेहोश होता देख वांगजी भी बहुत तेजी से रोने लगता है, लेकिन उसकी आवाज़ सिचेन तक नहीं पहुंच रही थी। वांगजी अपने पछतावे और दुख के आंखों से अपने भाई को देख रहा था कि तभी वांगजी को कुछ अजीब सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी आत्मा जम रही हो, उसे बहुत ज़्यादा ठंडी महसूस हो रही थी। वांगजी डर जाता है और वांगजी डर कर बोलता है, विंग। और वाक़ई में वहाँ विंग की आत्मा आ चुकी थी। विंग की आत्मा वांगजी के पीछे से आई थी। विंग की आत्मा को देखकर लैन वांगजी की आत्मा काँप उठी थी। वांगजी ने बोला, "तु तु तु तुम?" तभी विंग ने कहा, "हाँ, अब मेरी बारी है, वांगजी।" वांगजी तुरंत ही अपने घुटनों पर गिर गया और अपना सिर विंग के पैरों पर रखते हुए बोला, "माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो विंग, माफ़ कर दो।" लेकिन विंग ने वांगजी के माफ़ी को नज़रअंदाज कर दिया और उसने वांगजी के गले को कसकर पकड़ा और बोला, "माफ़ी नहीं लैन वांगजी, माफ़ी नहीं। दोबारा ये शब्द अपने मुँह से मत निकालना।" वांगजी का गर्दन पकड़े हुए ही विंग ने वांगजी को घसीटा और उसे घसीटते-घसीटते कहीं ले जाने की कोशिश की। लैन वांगजी चीखा, वो अपने भाई से मदद मांग रहा था। भाई, भाई मदद करो, भाई ये मुझे ले जा रहा है, भाई, भाई। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था क्योंकि सिचन तक वांगजी की आवाज़ नहीं आ रही थी। वहीं वांगजी ने देखा कि विंग उसे एक अंधेरे जगह में लेके जा रहा है, जहाँ अंधेरा नॉर्मल नहीं है बल्कि अजीब है। वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही डार्कनेस थी, जिसे देखकर वांगजी बहुत ज़्यादा डर गया और वांगजी ने बहुत-बहुत झटपटाने की कोशिश की, लेकिन विंग ने अपना जो ग्रिप था वो और ज़्यादा टाइट कर दिया। वांगजी चिल्लाने लगा, तड़पने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था और देखते ही देखते विंग और वांगजी उस अंधेरे में समा गए और वो अंधेरा उन दोनों को निकल गया और हमें एक तेज दर्द भरी चीख सुनाई देती है और वो चीख और किसी की नहीं, वांग जी की थी और उसी चीख के साथ साथ हमें एक ठंडी हंसी की भी आवाज सुनाई देती है और वो हंसी और किसी की नहीं, वीन की थी। अब लैन वांग जी की आत्मा वेयर हाउस में नहीं, बल्कि वो एक अंधेरी जगह में थी, जहाँ ना कोई दीवार थी, ना कोई छत और ना कोई ज़मीन। बस था तो मीलों दूर तक सिर्फ़ अंधेरा, जहाँ दूर-दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता था कालेपन के सिवा। वो वहाँ घूम रहा था और काँप रहा था। वांगजी बोलता है, मैं कहाँ हूँ?
मैं कहाँ हूँ? तभी एक आवाज़ गूँजती है और वो आवाज़ और किसी की नहीं विंग की होती है। विंग बोलता है, तूफ़ान है, जहाँ कोई नहीं आता, जहाँ कर्मों की सज़ा मिलती है। विंग की आवाज़ को सुनकर वांगजी ने मुड़कर देखा तो उसके सामने विंग खड़ा हुआ था, अब पूरी तरह शांत, लेकिन उसकी आँखों में अभी भी वो आग थी। विंग को देखकर वांगजी घुटनों में गिर पड़ा और बोला, विंग, माफ़ कर दो, मैंने जो किया वो गलत था, मैं मानता हूँ, मैं पछता रहा हूँ विंग, माफ़ कर दो। लेकिन तभी विंग ने कहा, पछतावा? तूने मेरी ज़िंदगी छीन ली मुझसे, मेरे दोस्त मुझसे अलग कर दिए, मेरी हँसी छीन ली, मेरी खूबसूरत ज़िंदगी छीन ली, अब तू पछता रहा है। वेंग की बात को सुनकर लैन वांगजी रोया और बोला, हाँ हाँ, मैंने सब कुछ गवा दिया, मेरी आत्मा तक गवा दी, अब मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है। वेंग, माफ कर दो वेंग, माफ कर दो। वांगजी की बात को सुनकर विंग वांगची के पास आया और उसने उसका गला पकड़ा। अभी भी वांगची को विंग का स्पर्श ठंडा और दर्दनाक महसूस हुआ। वो काफी ज्यादा दर्द देने वाला था और विंग ने वांगची से कहा, तेरी आत्मा अब मेरी है, तू जहाँ जाएगा मैं वहाँ रहूंगा, तू जहाँ छिपेगा मैं तुझे ढूंढ लूंगा और तुझे फिर से तड़पाऊंगा। ये सुनकर लैन वांगजी चीखा, नहीं, भाई भाई मुझे बचाओ, कोई सुनो, कोई सुन लो, मेरी मदद करो, बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन वांगजी की आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। वांगजी की आवाज उस अंधेरे में गायब हो गई थी और फिर विंग ने कहा, चिल्ला, जितना चिल्लाना है चिल्ला, यहाँ कोई तेरी आवाज नहीं सुन सकता, तो आप अकेला है, हमेशा, हमेशा के लिए। इतना बोलकर विंग ने वांगजी को फिर से पकड़ा और उसे घसीटने लगा और उसे अपने साथ और भी ज्यादा गहरे अंधेरे में लेकर गायब हो गया। लैन वांगजी को दिखा उसकी जिंदगी के सारे पाप, हर शिकार की चीख, हर लाश का दर्द, लेकिन सबसे ज्यादा विंग का चेहरा, उसकी मासूम मुस्कान, उसकी दुआएं, ये सब वांगची हर रोज उस अंधेरी दुनिया में देखता था और विंग उसे ये सब दिखाकर बोलता था, देख, तूने ये सब मुझसे छीन लिया, देख, तूने सब कुछ खत्म कर दिया, अब तेरी बारी है कि तू भी इसी तरीके से टूटेगा और तड़पेगा। जब वांगजी ने उन सभी को देखा जिसकी मौत की वजह वांगजी था, उनका दर्द, उनकी चीखें, उनकी भावनाओं को देखकर सुनकर वांगजी की रूह कांप गई थी और सबसे ज्यादा उसे डराने वाला और कोई नहीं विंग था। विंग के टॉर्चर को सहकर वांगजी बहुत ज्यादा डरने लगा था, मतलब एक तरीके से वांगजी विंग से बहुत ज्यादा डरने लगा था। वांगजी चीखता रहा, चिल्लाता रहा और विंग उसे टॉर्चर करता रहा। वांगजी हर बार विंग से बोलता, मौत दे दो, मौत दे दो मुझे, मौत दे दो। लेकिन विंग वांगजी के बात पर हंसता और उसे बोलता, मौत, मौत कैसे दूं तुझे, तू तो पहले से ही मर चुका है, अब तुझे सजा मिलेगी, हमेशा सजा मिलेगी। और विंग वांगची को टॉर्चर करने लगता और हम फिर से वांगची की बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी आवाज़ को सुनते हैं और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। विंग अकेला खड़ा हुआ था, उसकी आंखों में अब शांति थी। विंग ने बोला, अब सब खत्म हो गया है, और वो मुस्कुराता है। उसकी हंसी गूंज उठती है, उसकी हंसी ठंडी थी लेकिन जीतने वाली थी। वहीं अंधेरा अब इतना गहरा हो गया था कि लैन वांगजी की आत्मा को लग रहा था कि जैसे वो हमेशा से यहाँ था। कोई समय नहीं, कोई दिशा नहीं, सब दर्द और पछतावा ही था।
विंग की आत्मा उसके सामने खड़ी हुई थी, लेकिन अब वो कोई साया नहीं था, बल्कि पूरी तरह से मौजूद था। उसकी आवाज़ अब गूंज नहीं रही थी, उसकी आवाज़ सीधा दिल में उतर रही थी। विंग ने कहा, तूने सोचा था मौत के बाद सब खत्म हो जाएगा? क्यों? जिस पर लैन वांगजी कांपते हुए बोलता है, मैंने सब कुछ गवा दिया, मेरी जिंदगी, मेरी आत्मा, सब कुछ। इस पर विंग ने कहा, हाँ, और अब तू मेरे साथ रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। तुझे अभी बहुत कुछ गवाना है। इतना कहकर विंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और देखते ही देखते लैन वांगची की आत्मा को एक अदृश्य ताकत ने खींच लिया। वांगची चीखा, नहीं, प्लीज मुझे जाने दो, नहीं। लेकिन विंग ने कहा, तूने मुझे जाने नहीं दिया था, अब तू भी नहीं जाएगा। अंधेरे में दृश्य अचानक से बदलने लगे थे। विंग की यादें, कैफे में हंसता हुआ विंग, और विंग जो दोस्तों के साथ पार्टी किया करता था, जियांग चैंग के साथ झगड़ा किया करता था, उसके साथ गले लगना, वो शाम जब वो अपने भाइयों के साथ गुजारता था, जब वो सामान लेने गया था और कभी वापस नहीं लौटा था। हर याद के साथ लैन वांग जी को बहुत ज़्यादा दर्द होता था। ऐसा लगता था जैसे सब उसके हाथों से छूट गया हो। ये सब तूने छीन लिया, विंग ने बोला। अब तू इन यादों में ही जिएगा हमेशा। ये सुनकर लैन वांगची रोया और बोला, मैंने मैंने गलती की, मैं जानता हूँ मैं एक मॉन्स्टर हूँ। और फिर विंग ने कहा, हाँ, तुम एक मॉन्स्टर हो और अब तुम अपनी सजा भुगतोगे। फिर उसने लैन वांगची की आत्मा को और गहराई में घसीटा, एक ऐसी जगह जहाँ कोई रोशनी नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं था, बस अंत, दर्द और अकेलापन था। लैन वांगजी की आखिरी गूंज वहां गूंजती है और फिर सब शांत हो जाता है। विंग अकेला खड़ा था, उसकी आंखों में अब वाकई में शांति थी। विंग बोलता है, अब मैं आजाद हूँ, और वो मुस्कुराता है। उसकी हंसी अब ठंडी नहीं थी, वो हल्की मासूम हंसी थी, जैसे पहले हुआ करती थी। फिर वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। अब कुछ महीने बाद युनमेंग शहर में जीवन बदल रहा था। जियांग चैंग अब भी हर 15 नवंबर को लोटस ब्रावे जाता था, वहीं टेबल पर बैठता था जहां विंग की फेवरेट ब्लैक कॉफी की ऑर्डर आती थी, और वो याद करता था, भाई, तू जहाँ भी है खुश रहना। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब जियांग चैंग ने विंग को याद नहीं किया था। वो हमेशा अपने भाई को याद करता था। वहीं नीहू सैन ने आर्ट गैलरी खोली थी, उसमें से एक पेंटिंग थी जो विंग की थी, मुस्कुराती हुई। कैप्शन में उसने लिखा था, हमेशा हमारे साथ रहना। और वहीं वैन निंग अब डॉक्टर बन गया था। वो हर पेशेंट को एक्स्ट्रा केयर देता था, क्योंकि वो जानता था कि कभी कभी लोग अकेले में कितने तड़पते हैं। और वहीं लैन वांगजी का केस अब अनसॉल्व रह गया था। पुलिस ने कहा कि ये साइकोसिस और सुसाइड है, लेकिन कोई सच नहीं जानता था। और विंग, वो अब शायद कहीं हल्की हवा में, किसी की हंसी में, या किसी अनाथ बच्चे की मुस्कान में था, क्योंकि मासूमियत कभी पूरी तरह नहीं मरती, कभी भी नहीं। तो मेरे दोस्तों, ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मैंने सोचा था कि 2 पार्ट्स में ये आएँगे, पर मैंने देखा कि ज़्यादा पार्ट्स, आई मीन ज़्यादा चैप्टर्स नहीं थे इसके, तो मैंने इसे एक ही बार में ख़त्म करने का सोच लिया था और मैंने कर भी दिया। अच्छा हुआ ये हो गया ख़त्म, क्योंकि ये अलग ही मेरे गले में फंदे की तरह फँसी हुई थी। मैं ही जानती हूँ भई कैसा लग रहा था मुझे। और अब ये ख़त्म हो गई। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और जिस तरीके से विंग ने वांगजी का बैंड बजाया वो भी आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि जो इंसान जैसा करता है उसे वैसा भुगतना भी पड़ता है। एंड आई होप आप लोगों को ये सेटिस्फाई लगा होगा, एंड कैसा लगा वो तो आप लोगों के कमेंट से पता चलेगा। देन मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी, और वो ये है, क्या आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट चाहिए, आई मीन सीज़न 2? सीज़न 2 के बारे में मैंने सोच रखा है, और वाक़ई में सीज़न 2 में बहुत कुछ बदल जाएगा। सीज़न 2 में ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप लोगों में से किसी ने भी नहीं सोची होगी कि सीज़न 2 में क्या हो सकता है। मैंने सीज़न 2 में पूरी कहानी ही पलट दी है। तो अगर आप लोगों को इसका सीज़न 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टोरीज़ को लगभग 100 से ज़्यादा ही लोग देखते हैं, तो मैं ज़्यादा वोट नहीं बोलूँगी, लगभग 5
5 कमेंट्स अगर मुझे सीज़न 2 के लिए मिलते हैं, तो मैं इसका सीज़न 2 लेके आऊँगी जो कि बहुत ज़्यादा हटके हैं, और सीज़न 2 में भी वांग जी की ही बैंड बजेगी। इतना मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि वांग जी की बैंड बजेगी सीज़न 2 में भी। तो अगर आप लोगों को इसका सीज़न 2 चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने प्यारे-प्यारे कमेंट से मेरे मेरे चैनल को भर दीजिएगा। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है आप सभी के कमेंट्स देख के। जब आप सब मुझे बताते हैं कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप लोगों को इसका सीज़न 2 चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड आई प्रॉमिस सीज़न 2 धमाकेदार होगा। आई मीन सीज़न 2 में बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। हाँ, ये एक चीज़ नहीं बदलेगा, और वो ये है कि वांग जी ही उसमें टॉर्चर होगा, मतलब वांग जी को ही टॉर्चर मिलेगा, ये नहीं बदलेगा। फिर बाकी बहुत कुछ बदल जाएगा। अगर आप लोगों ने गेस्ट कर लिया है सीज़न 2 में क्या हो सकता है, तो मुझे ज़रूर कमेंट पे बताइएगा। क्या क्या आप लोगों ने गेस्ट कर लिया है? तो मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं हम अगली स्टोरी में। और हाँ गाइस, जो भी लोग मेरे सेकंड चैनल को नहीं जानते हैं, वो कमेंट चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप लोगों को मेरे सेकंड चैनल का लिंक दिख जाएगा। वहाँ पर भी जाइए, और वहाँ पर मेरा जो ओरिजिनल नॉवल है माय रिवेंज वो स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी जल्दी से वहाँ जाकर पहुँच जाइए, क्योंकि उसमें भी आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। और साथ ही ब्लैक शैडो वहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, और उसका सीज़न 2 भी आने वाला है। आप लोग ब्लैक शैडो को सुनिए। अगर आप लोगों को वो पसंद आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे तो ब्लैक शैडो के लिए भी, यानी कि उसके सीज़न 2 के लिए भी मैंने बोला है कि मुझे वोट दें, और अगर उसमें भी मुझे 5 वोट मिल जाते हैं तो मैं सीज़न 2 लेके आऊँगी, नहीं तो नहीं आएगा। और यहाँ अगर मुझे 5 वोट मिलते हैं तो इसका सीज़न 2 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आपके ऊपर है, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं हम हमारी अगली स्टोरी में, जो कि शायद नहीं बताऊँगी कैसी होगी। तो ओके, मिलते हैं गाइस। ज़रूर आप सभी लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ गुड डे या फिर गुड नाइट। बाय गाइस।